गुड इवनिंग। आज हम 6 स्टैंडर्ड के एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे। लास्ट सेशन जो हमने जो देखा था, तो लास्ट सेशंस में क्या क्या हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशंस क्या होता है ना, उसका नेचर कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, ताकि 12th की सारी जो एनसीईआरटीज है अप टू द 12th हमें क्या क्या वहाँ पे पढ़ना है वो उसको हम अंडरस्टैंड कर सकें। तो लास्ट सेशंस का कुछ 11th और 12th स्टैंडर्ड का पोर्शन बचा था हमारा कि 11th और 12th स्टैंडर्ड में हम क्या क्या पढ़ने को है। ठीक है, तो आपने देखा सारी एनसीईआरटीज़ कल पढ़ना स्टार्ट किया? आपने तो पहले ही पढ़ी है। आप सारी ली? ओके, आपके पास है ऑलरेडी, तो पढ़ना स्टार्ट किया आपने। ठीक है, तो जो जो कंसेप्ट हम कल देख रहे थे कि 6 चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है ना। सो 6 स्टैंडर्ड में हमें डाइवर्सिटी का कंसेप्ट है, डिस्क्रिमिनेशन है, व्हाट इज़ गवर्नमेंट, एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होगा, पंचायत राज सिस्टम्स क्या है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, रूरल लाइवलीहुड और अर्बन लाइवलीहुड। तो ये जो सारे पोर्शंस है ऑलरेडी हमने ये 2 कंसेप्ट को छोड़कर व्हाट इज़ गवर्नमेंट हमने कल देख लिया था। ओके, किस तरह से गवर्नमेंट के स्टेप्स होते हैं है ना, सेंट्रल में, स्टेट में और लोकल लेवल पे। ओके, तो लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है, फिर कौन कौन से, पंचायत राज है, रूरल, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा। तो 2 चीज़ हमने कल पैरेलली देखा था, सीन किया था। एक होगा एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, और सेकंड था गवर्नमेंट। ओके, और दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, राइट ना। यही हमारा था कंसेप्ट कल। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन से कहाँ से, लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखते हैं, लोकल लेवल एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या आएगा हमारा एडमिनिस्ट्रेशन में, डिस्ट्रिक्ट से तालुका, तहसील और फिर विलेज लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन। उसी तरह से हम गवर्नमेंट को भी देखते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट और फिर लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल, तालुका ब्लॉक लेवल, ओके, एंड विलेज लेवल, राइट, ऐसे ही था। तो यही हम चीज़ जो सीन देख रहे हैं, पंचायत राज, जो भी रूरल एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट है, सेल्फ गवर्नेंस जिसको कहते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वैसी को हम पंचायत राज, वही का हम एडमिनिस्ट्रेशन आज देखना है। अर्बन में एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, रूरल में किस तरह से लोग रहते हैं और अर्बन में किस तरह से लोग रहते हैं। तो वेरी सिंपल, 6 स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, छोटे छोटे कंसेप्ट है, छोटी छोटी चीज़ें हमें बताई जाती है। फिर हम सेकंड स्टैंडर्ड जब 7th में जाते हैं तो उससे और थोड़ा सा ऊपर उठते हैं, है ना। तो ये भी हमने कल देखा था कि हम 7th में क्या देखेंगे। 8 का भी हमने बात की थी, 8, 9, 10, 11, 12 सिर्फ रह गया था हमारा, तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते ताकि हमारा क्लास को हम स्टार्ट कर सके। तो 11th और 12th लेवल पे क्या था, 2 एनसीईआरटीज़ है और एक एनसीईआरटी कंप्लीट आपके कॉन्स्टिट्यूशंस की जो मेन यानी मेन जो टॉपिक है ना, उसी के ऊपर डील करता है। जैसे कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, वाई कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट एंड हाउ, ओके, वाई एंड हाउ, राइट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन कौन से इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कौन कौन से राइट्स दिए हैं, फिर एग्जीक्यूटिव्स क्या है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा देश चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, देश चलाने के लिए गवर्नेंस होता है, एग्जीक्यूटिव विंग होती है, लेजिस्लेटिव विंग होती है, ये कल सारी चीज़ें, जुडिशरी होती है, यही सारी चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे। राइट्स है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों के लिए राइट्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस में इलेक्शंस होते हैं खुद को है ना गवर्न करने के लिए, सेल्फ गवर्नमेंट चलाने के लिए, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। और गवर्नमेंट्स के विंग क्या क्या हो, कोई भी स्टेट के 3 मेन फंक्शनरीज होती है, वो हमने कल देखा था। कौन सी 3 मेन फंक्शनरीज है, अब ये तो ये हमेशा याद रहना चाहिए हमें, कौन कौन सी 3 मेन फंक्शनरीज है, बोलो बोलो। लॉ मेकर, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर, ठीक है, और हमारा लेजिस्लेचर कौन करते हैं, पार्लियामेंट, राइट। ये चीज़ कभी भी ध्यान में रहेगी, नींद में भी आना चाहिए। दूसरा हमारा क्या है, एग्जीक्यूटिव्स, राइट, एग्जीक्यूटिव है, और एग्जीक्यूटिव कौन है, फिलहाल कौन रहते हैं, पीएम हेड होता है, प्रेसिडेंट हेड होता है, ठीक है। और एक्टिंग गवर्नमेंट कौन करता है, पीएम और
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये चीज़ हमने देखा था। और फिर जुडिशरी होगा, जुडिशरी कैसा है, यूनिटरी हमारा जुडिशरी सिस्टम्स है ना, कौन सा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो वो भी हम, तो वही चीज़ हम देख रहे हैं यहाँ पे। ये एग्जीक्यूटिव्स क्या है, लेजिस्लेचर क्या है, जुडिशरी क्या है। अभी ये जो हमने स्टेट, सेंट्रल में स्टेट देखते हैं, और स्टेट यानी कंप्लीट जो हमारा गवर्नमेंट है या इंडिया का टेरिटरी है, विच आर डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट स्टेट। ओके, तो कंप्लीट हमारा टेरिटरी, जिसमें जो भी हमारा टेरिटरी एरिया है, टेरिटोरियल एरिया हम जिसको बोलेंगे, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये क्या करती है, रूल करती है। और जो इंडिविजुअल स्टेट है वहाँ पे कौन रूल करता है, इंडिविजुअल स्टेट के मशीनरीज, मतलब चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड लॉ मेकर्स कौन, लेजिस्लेटिव असेंबली, कौन, लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, तो कंप्लीट टेरिटरी में भी कोई काम यानी गवर्न कर रहा है, ओके, शासन कर रहा है, रूल कर रहा है। और वहाँ की जो इंडिविजुअल टेरिटरी है, जो हम जिसको स्टेट बोलते हैं, तो दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, दैट रिलेशनशिप इज़ द फेडरलिज्म। तो हाँ, यहाँ पे आप फेडरलिज्म की कंप्लीट कंसेप्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर हम यही बात कर रहे हैं लोकल गवर्नमेंट की अगेन। फिर कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से है उसको ये सारे समझने के बाद आपको दिया गया है। और फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये 2 इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके राइटिंग पर्पज़ के लिए। यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से चल रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना क्रिकेट के हमने रूल देख लिए, अभी प्ले करना है, तो इंडिया पाकिस्तान का गेम किस तरह से चल रहा है, उसी तरह हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने जो देखा है, जो हम एक्ट हो रहा है, प्रैक्टिस में ला रहे हैं, वो किस तरह से रन कर रहा है। ओके, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलोसॉफी क्या है। तो ये बेसिक किताब है, या फिर 11th का NCERT, ये आपको कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बताएगा। उसके बाद में 12th में क्या है, तो 12th में जो हमारे बेसिक फंडामेंटल राइट्स हमें दिए हैं, वो सारे हमने 11th में क्या देखा, एक NCERT में राइट्स है ना, राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशंस में हमें कौन कौन से राइट्स दिए हैं, वही राइट्स हमें देखने को मिलते हैं। फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, पीस, डेवलपमेंट, जो भी छोटी छोटी चीज़ें वो सारी यहाँ पे कंसेप्चुअली दिए हैं। फिर आता है 12th का NCERT। 12th में क्या है, तो हम बोलते हैं कि हमारा जो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के रोल प्ले क्या है, अगर हम उसको समझते हैं तो क्या क्या गवर्नमेंट के फंक्शंस, गवर्नमेंट को रूल करना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, ओके, रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है, लोगों के लिए खाने का इंतजाम करना है, ओके, मतलब जो भी रिसोर्सेज है, फूड, कम से कम सब लोगों को भूख से बरी होना चाहिए, उनको दाना मिलना चाहिए, जो भी है, ओके। और जो हमारा जो स्टेट में जो लोग रहते हैं, उनका एस्पिरेशंस कंप्लीट करना है, उसके ड्रीम्स को फॉलो करना है। उसके बाद जो अदर कंट्रीज है, उनके साथ हमें रिलेशनशिप मेंटेन करना है। ये सारे गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ है। अभी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा पॉलिटी, और ये जो गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें करते हैं, है ना, जो हम लोगों को चुन के देते हैं, उन्हीं को हम पॉलिटिक्स कहते हैं, उसी को हम पॉलिटिक्स कहते हैं। तो वो जो पॉलिटिक्स है, तो हमारे देश का एक पॉलिटिक्स होगा, और हमारे देश से जितने लोगों से रिलेशंस है, उनके बीच में हमारे संबंध होंगे। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के किसमें, 12th स्टैंडर्ड में, जहाँ पे क्या नाम दिया है, कंटेम्पोररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कि वर्ल्ड में पॉलिटिक्स किस तरह से चल रहा है। और ये कंप्लीट आपको फील कराएगा इंटरनेशनल रिलेशंस को, ठीक है। तो किस तरह से कोल्ड वॉर इराक में क्या पॉलिटी थी, एंड ऑफ द बाइपोलैरिटी, जब रशिया का क्या हुआ, फ्रैगमेंट हो गया, है ना, उसके बाद किस तरह से वर्ल्ड सामने आया, कौन यानी बलशाली, अभी कौन आ रहा है आगे, अमेरिका के बाद एक है ना इमर्जिंग पावर चाइना, ओके। दूसरी तरह यूएस हिजोमनी इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यूएस का किस तरह से वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे कंट्रोल है। अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, अलग अलग कौन कौन से सेंटर बने, जहाँ पे भारत भी एक होगा, जहाँ पे अफ्रीका का एक होगा, यहाँ पे जापान एक होगा, या फिर रशिया एक होगा, चाइना एक होगा, ठीक है। कंटेम्पोरेरी साउथ एशिया किस तरह से, जो हम जहाँ रहते हैं साउथ एशियन कंट्रीज़ में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी है, सिक्योरिटी इन द कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड किस तरह से है, और इन्वायरमेंटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये सारा वर्ल्ड कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स हमें दिखाएगा। और जो फिर जो 12th का नेक्स्ट यानी लास्ट NCERT है, वो कंप्लीट हमारे
आफ्टर द 1947 जब हम इंडिपेंडेंट हमें मिला, उसके बाद हमारा पॉलिटिक्स किस तरह से हमारे फादर्स ऑफ नेशंस ऑफ फादर ने किस तरह से हमारे देश को चलाया, वो सारे ईरा यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग में क्या चैलेंजेस आए, ईरा ऑफ द वन पार्टी डोमिनेंस जब कांग्रेस का रूल था, वो ईरा कैसा था, फ्रॉम द 1947 टू अप टू कहाँ तक, 1977 तक, इमरजेंसी के बाद। तब तक कौन थे, सारा कांग्रेस चलाती थी। उसके बाद में 1977 के बाद इमरजेंस हुआ न्यू पॉलिटिक्स का, है ना, जो कांग्रेस से ही लोग निकल के, है ना, जनता दल के साथ स्टार्ट हुआ, तो फिर वही भारतीय जनता पार्टी बनी। फिर कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुआ, 1992 के बाद कोएलिशन को स्टार्ट हुआ, और फर्स्ट कोएलिशन गवर्नमेंट जो बना अच्छे से वो था यूपीए गवर्नमेंट, यूनाइटेड प्रोविंस अलायंस, है ना, ये हुआ था। ओके, और वही अभी इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये सारी चीज़ आपको अभी पढ़नी है। तो 1999 के बाद अटल बिहारी वाजपेयी की भी एनडीए की गवर्नमेंट थी, है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसको हम बोलते थे। ओके, उसके बाद यूपीए गवर्नमेंट चला 2005 से 2004 से 2014 तक। ओके, तो इस तरह से फिर 14 के बाद अभी वन पार्टी रूल चल रहा है। एनडीए है लेकिन कोएलिशन गवर्नमेंट है। कोएलिशन क्या है वो हम देखेंगे, है ना, अलग अलग पार्टी एक साथ आना मतलब कोएलिशन। तो कोएलिशन गवर्नमेंट चल रहा है अभी तो, लेकिन सबसे बड़ा क्या है अभी, बीजेपी को वन रूल पार्टी चल रहा है। तो इस तरह से हम वो सारी चीज़ें, तो ये देखो, ईरा ऑफ द वन पार्टी डोमिनेंस, फिर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस कैसे, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशंस ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट, कौन कौन से पॉपुलर मूवमेंट आया था, जिसमें सबको पता होगा जेपी का मूवमेंट, है ना, जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट। रीजनल एस्पिरेशन, अलग अलग जो साउथ है उसके रीजनल एस्पिरेशंस अलग है लोगों के, जो नॉर्थ है उन लोगों के रीजनल एस्पिरेशंस अलग है। ये सारा आपको पॉलिटी में 12th के एनसीईआरटी में पढ़ना है। तो ये था एक ब्रीफिंग जो हमारा कल छूट गया था। अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा 6 से एनसीईआरटी से, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। फर्स्ट चैप्टर जो दिया है किसके बारे में दिया है, फर्स्ट चैप्टर इट इज़ अबाउट द डाइवर्सिटी। किसके बारे में, डाइवर्सिटी। तो इंडिया में डाइवर्सिटी क्या होती है उसके बारे में बताया गया है। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी इन इंडिया, राइट। हाँ, इतना दिख जाएगा। हाँ, सो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी क्या बोलेंगे जिसको, जिसमें अलग अलग लोग, अलग अलग रिलीजियस, अलग अलग बैकग्राउंड, अलग अलग कल्चर, है ना, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट एज, डिफरेंट रेज, डिफरेंट रिलीजन्स जो एक साथ रहते हैं उसी को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं। और यूनिटी क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि अलग अलग डाइवर्सिटी रहने के बावजूद भी हम एज अ इंडियन हम जीते हैं, है ना। सो दैट इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, तो हम दो वे से आज हम सेशन ले सकते हैं, एज अ स्निप पॉइंट के साथ जो हमने समरी बनाई है, या फिर डायरेक्टली एनसीईआरटी थ्रू। 6 के एनसीईआरटी में जो भी डेटा दिया है सब स्टोरीज़ के फॉर्मेट में दिया है। किसके फॉर्मेट में, स्टोरीज़ के फॉर्मेट में। तो स्टोरीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इस तरह से। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ डाइवर्सिटी में आपको एक क्या बनाया है, एक सीन बनाया और बताया गया है, जैसे कि लुक अराउंड यू एंड यू इन द क्लासरूम, डू यू सी एनीवन हु लुक्स एग्जैक्टली लाइक यू डू, आपके जैसे लोग है क्या। तो ये स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में है। तो मुझे नहीं लगता कि हम स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में इसको ब्रीफ करेंगे, तो सिर्फ देखेंगे सिर्फ और फिर समरी पे आ जाएंगे। ठीक है, तो पहले वही बताया कि क्लासरूम में किस तरह से लोग हैं, इसी तरह से ये सारी ये स्टोरी है कि एक फ्रेंड आता है, फिर वो देखता है कि न्यूज़पेपर बांट रहा है ना, उसके साथ उसके डायलॉग होते हैं। डायलॉग में देखता है कि वो बहुत अच्छा इंग्लिश बोल पाता है, वो नहीं बोल पाता है। सो देयर इज़ द डिफरेंसेस, दिख रहे हैं ना। तो डिफरेंसेस दिख रहे हैं हमें कौन से, कि एक लड़का स्कूल का जब उसी सेम एज में रहने वाला लड़का उनके साथ क्या पेपर बांट रहा है, उसके साथ वो पेपर ले रहा है। वो जब बात करता है तो उसको लगता है तुम हिंदी में भी बात कर सकते हो। इस तरह से स्टोरी टेलिंग यहाँ पे बताई गई है। तो एग्जैक्टली इसमें हमें देखना क्या है कि यही है कि डाइवर्सिटी हमारे इस वे से दिखती है कि कोई गरीब टू गरीब मतलब पुअर टू पुअर,
ओके, लिविंग कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन रहने के वजह से डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। दूसरी डाइवर्सिटी कौन सी देखने को मिलती है? इनइक्वलिटी। कौन सी? एक डाइवर्सिटी होती है इकोनॉमिकल इनइक्वलिटी। आपके पास पैसा है, दूसरे के पास पैसा नहीं है। जो इनके पास पैसा वो अच्छा पोशाक पहनता है, ओके, वो अच्छा स्कूल में जाएगा। जो पुअर है, जिसके पास पैसा, इकोनॉमिकली पैसा नहीं है, वो क्या करेगा? तो वो न्यूज़पेपर में काम कर रहा है या न्यूज़पेपर बांट रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिंग द न्यूज़पेपर टू एवरी हाउस। तो दिस हमें क्या दिखता है? उसमें डाइवर्सिटी दिखती है ना, भिन्नता। बट वो डाइवर्सिटी क्यों है? ड्यू टू द इकोनॉमिक एक्टिविटी। उनकी लैंग्वेजेस थोड़ी सी डिफरेंस है। वो क्या बोल पाता है? इंग्लिश लैंग्वेज में बोल पाता है, दूसरा नहीं बोल पाता, लेकिन उसको भी हिंदी आती है, उसको भी हिंदी आती है। सो दे लुक like each other as the same, but having the different economical conditions, they show some differences, है ना, that is the diversity। तो ये एक फॉर्म हो गया। दूसरा क्या होगा? अगर कोई एक लद्दाख में है, ओके, और हम नागपुर में देख रहे हैं, तो लद्दाख जो एरिया है, जम्मू कश्मीर का एरिया, वहाँ पे लोग कैसे दिखेंगे? दोज आर ऑल्सो हैविंग द डिफरेंट कल्चर। उनके पोशाक अलग होंगे, क्लॉथ्स अलग होंगे, ओके, अकॉर्डिंग टू द सीज़न। उनका अगर रिलीजन अलग है तो भी वो डाइवर्सिटी दिखेगा। ये सारी चीज़ें हमें डाइवर्सिटी शो करती है, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में वही चीज़ बताई है। तो देखो, डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया इज़ अ डाइवर्सिटी यहीं पे बताया गया है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मेनी डाइवर्सिटीज़। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हाउ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, लैंग्वेजेस अलग है हमारी, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल सेलेक्ट करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं डिफरेंट रिलीजन। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मेनी थिंग्स दैट आर सिमिलर, एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वेज। सभी उनके खाने के बारे में, रहने के बारे में, उनके रिलीजियस प्रीच करने के बारे में, आर्या बाद में पढ़ना आप, ठीक है, इधर ध्यान दीजिए। तो अलग अलग प्रैक्टिस है, अलग अलग रिलीजियस की प्रैक्टिस है, हमारा बिहेवियर डिफरेंट होगा, लेकिन हम कुछ चीज़ें सेम करते हैं, सेम लगते हैं, ठीक है। तो ये हमारी डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी अलग अलग फॉर्म में हम देख सकते हैं। अभी जैसे हाउ डू यू एक्सप्लेन द डाइवर्सिटी, किस तरह से डाइवर्सिटी को हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अलग अलग लोग, जैसे कोई बस से जा रहा है, कोई प्लेन से जा रहा है, कोई रेलवे से जा रहा है, ड्यू टू द इकोनॉमिकल कंडीशंस होगा, तो हमें अलग अलग लोग देखने को मिलेंगे अलग अलग एरिया में। सो आवर कंट्री हैविंग द वास्ट लैंड एंड हैविंग द डिफरेंट सीजन्स, डिफरेंट कल्चरल्स, एंड दैट इज़ वाई वी शो द डाइवर्सिटी इन द इंडिया। तो एक सिंपल यहीं पे समझना है आपको कि इंडिया में अलग अलग लोग रहते हैं। क्यों? इंडिया में अलग अलग क्या है, रिलीजन है, इसलिए डाइवर्सिटी दिखती है। अलग अलग लोग बोली भाषा बोलते हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस होती है अलग अलग सबकी, उसमें भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। उसके बाद अलग अलग फेस्टिवल्स हम प्रैक्टिस करते हैं, इसके लिए भी अलग अलग हम फूड हमारा जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कि बंगाल में जाओगे तो फ़िश ज़्यादा होगी, फ़िश में इंटीरियर पार्ट में आएंगे तो नहीं है। ये सारा हमें डिफरेंटली दिखता है, लेकिन हमारा जो एस्पिरेशन है सबका वो एक है, हम एक साथ रहते हैं, उसी को हम डाइवर्सिटी इन यूनिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर में इतना ही, हम इसको समरी में देखेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया आपको लद्दाख में देखेंगे तो लद्दाख इज़ द डेजर्ट इन द माउंटेन इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। एग्रीकल्चर बहुत कम है वहाँ पे कंपेयर टू कौन सा प्लेन एरिया, गंगेटिक प्लेन एरिया। तो इस तरह से उन्होंने वहाँ की सारी चीज़ें को, वहाँ पे शीप्स एंड गोट्स होते हैं, है ना, वहाँ से उनको डेयरी मिल्क्स वगैरह जो है वहाँ से वो लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, आपको पढ़ना है, पढ़ने से आपको पता चलेगा कि वहाँ जम्मू कश्मीर के लोग और महाराष्ट्र के लोग कंपेयर करेंगे तो डिफरेंट फूड होगा, डिफरेंट कल्चर होगा, डिफरेंट रिलीजियस होगा कुछ, ओके। तो यही डाइवर्सिटी है, लेकिन हम एक साथ है, वही हमारा यूनिटी है, इसलिए हम डाइवर्सिटी इन यूनिटी बोलते हैं। जैसे और ठीक है, केरला की भी स्टोरी बताइए आपको, केरला में किस तरह से लोग रहते हैं, तो वो डाइवर्सिटी दिखाता है कि आपको ये पढ़ने के बाद सारा पता चल जाएगा। तो हम इसको समरी के बारे में जाते हैं। जैसे देखो फर्स्ट स्टैंडर्ड, व्हाट इज़ द डाइवर्सिटी? इंडिया इज़ द कंट्री ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी, पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स,
and eat various type of the food. Diversity is related created by individuals and group form a broad spectrum of demographic and physiological philosophical differences. तो अलग अलग फिलोसॉफी है लोगों की, रिलीजियस के बारे में, थॉट के बारे में. वही फैक्टर कौन कौन से है डाइवर्सिटी के लिए? मेन फैक्टर डाइवर्सिटी क्यों है हमारी इसमें? क्योंकि हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा अलग अलग है ना. जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री अलग है, महाराष्ट्र की हिस्ट्री अलग है. इस तरह से जियोग्राफिकल फैक्टर इम्पोर्टेंट है. क्यों? क्योंकि अगर हम हिमालय में जाएंगे तो वहाँ पे 6 मंथ क्या होते हैं, ठंडी होती है. इस तरह से वहाँ पे रिसोर्सेज डिफरेंट है. और वही हम केरला में जाएंगे वहाँ पे डिफरेंट, क्योंकि ओशियंस है, हिंदी महासागर, दैट इज़ वाई. अगर हम महाराष्ट्र में जाएंगे तो वहाँ पे डिफरेंट कल्चर होगा. यूपी में जाएंगे तो गंगेटिक प्लेन है और प्लेन की वजह से वहाँ पे फर्टाइल सॉइल है. ओके. पंजाब में जाएंगे तो इरिगेशन बहुत अच्छा है, वाटर डैम्स अच्छे हैं, वहाँ का कल्चर अलग होगा. तो इस तरह से हम डिफरेंट ये देखते हैं. इसमें रीज़न क्या है? इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर ऑफ डाइवर्सिटी. वाई, क्यों है? एक हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर. 2 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ द रीजन. लाइफ ऑफ पीपल नियर द सीज इज डिफरेंट एंड द पीपल इन द माउंटेन्स एरिया आर डिफरेंट एंड इन द इंटीरियर पार्ट आल्सो द लाइफ इज डिफरेंट. जैसे हम महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में अगर आप कोकण जाओगे तो वहाँ पे लाइफ स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, नागपुर की लाइफ स्टाइल डिफरेंट होगी, या मुंबई की लाइफ स्टाइल डिफरेंट है. दैट इज़ द डाइवर्सिटी. तो आपको समझना है डाइवर्सिटी क्यों है. सेकेंड पार्ट आएगा आपका इन्फ्लुएंस फैक्टर. कौन से फैक्टर है? तो हमने एक फैक्टर देखा. यहाँ पे दोनों इसमें क्या चीज़ बताई गई है आपको? लद्दाख के बारे में बताइए कि लद्दाख इज़ अ लैंड विच अवे सम फिजिकल फीचर्स एंड इज सेट इन एन इनॉर्मस एंड स्पेक्टेकुलर इन्वायरमेंट. अलग इन्वायरमेंट है. इट इज़ सराउंडेड बाय द वर्ल्ड्स माइटेस्ट माउंटेन, जिसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं, द काराकोरम इन द नॉर्थ एंड द ग्रेट हिमालय इन द साउथ. इस वजह से केरला लोकेटेड कहाँ पे? साउथ वेस्टर्न. ठीक है. तो मैप बताने की ज़रूरत है क्या? बताओ क्या मैप थोड़ा सा ज़रूरी है, पता है ना? हाँ. उसी तरह से ये केरला की वजह से हम वो बात कर सकते हैं कि केरला में अलग लाइफ है. और उसी को हम यूनिटी, इतनी डाइवर्सिटी रहने के बावजूद हम सारे लोग इंडिया क्या है? इन इंडिया हैविंग द डिफरेंट लैंड ऑफ डिफरेंट रिलीजियस एंड कम्युनिटीज़. देयर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन आवर हैबिट्स, कस्टम, जो हमारी चाल रीति जिसको बोलते हैं. इट वी विल लाइव टुगेदर एज अ इंडियन. मैंने पहले ही बोला था कि कितना भी डिफरेंट रहे हमारे रिलीजियस, लेकिन हम कहीं पे भी जाएंगे तो हम खुद को क्या बोलते हैं? एज अ इंडियन ही बोलेंगे. और वही हमारी यूनिटी है. दैट इज़ वाई डाइवर्सिटी इन द यूनिटी. और ये जो ये टर्म है, ये जवाहरलाल नेहरू ने टर्म ये की थी, डाइवर्सिटी इन यूनिटी. ठीक है. उन्होंने यूज़ किया था ये टर्म. नेक्स्ट दिया है एनसीईआरटी में, एवरीवन ऑन द अर्थ डिफर फ्रॉम ईच अदर विथ रिस्पेक्ट टू आस्पेक्ट लाइक द लुक्स. अलग अलग दिख सकते, जैसे जम्मू कश्मीर के लोग अलग दिखेंगे अपने से. नॉर्थ ईस्टर्न जाओ, वहाँ के लोगों का बिहेवियर अलग होगा, है ना, यानी उनका अपीयरेंस अलग होगा, बिहेवियर नहीं अपीयरेंस अलग होगा. उनका कल्चर अलग है तो उनकी एक्टिविटीज़ भी अलग दिखेगी. गढ़चिरौली जाओ, ट्राइबल लोगों को देखो, या फिर छत्तीसगढ़ जाओ, या फिर एमपी देखो, ओके, मध्य प्रदेश, या राजस्थान जाओ, है ना, जहाँ पे डेजर्ट एरिया है. तो हर जगह का कल्चर अलग अलग रहेगा. उसी को हम डाइवर्सिटी कहते हैं. ठीक है. तो डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या है? लास्ट में हम देख सकते हैं, दिस मीन्स दैट देयर इज़ अ डाइवर्सिटी अमॉन्ग द पीपल इन दिस आस्पेक्ट. डाइवर्सिटी मीन्स द लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी एंड सेंस ऑफ वेराइटी. तो डाइवर्सिटी में मीनिंग ही वही है कि भैया अलग अलग हम कुछ चीज़ों में डिफरेंट है, या हम सेम नहीं है ना, सिमिलर नहीं है हम. दैट इज़ द डाइवर्सिटी. अभी डाइवर्सिटी जो आती है इसमें और एक इनइक्वलिटी की वजह से मैंने बोला था कि डाइवर्सिटी क्यों आएगी? ड्यू टू द इनइक्वलिटी. इनइक्वलिटी किस में? ड्यू टू द इकोनॉमिक इनइक्वलिटी. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी. अगर पैसों में अगर हम फाइनेंशियली देखेंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, एक के पास पैसा है, एक के पास पैसा नहीं है, तो हमें इनइक्वलिटी देखने को मिलेगी. ठीक है. और अभी वो डाइवर्सिटी का एक रीज़न है. ओके, डाइवर्सिटी उसके वजह से दिखती है, लेकिन वो एक्चुअल रीज़न क्या है उसका? तो ये प्री जुडाइज भी होता है. ये क्या होता है? प्री जुडाइज होता है, क्योंकि सिर्फ वो अपीयरेंस के बारे में है. और वही फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन में उसको पढ़ते कि इनइक्वलिटी नहीं होना चाहिए. ठीक है.
तो इनइक्वलिटी कम्स अमॉन्ग विद द पीपल व्हेन दे हैव द डिफरेंट एक्सेस टू रिसोर्सेस, उनके पास कम है, अपॉर्चुनिटीज़ कम है, कास्ट सिस्टम, रिलीजन, फाइनेंशियल वेलबींग्स, एजुकेशन एट्रिक्स आर वेरियस फॉर्म ऑफ इनइक्वलिटी इन द सोसाइटी। अभी डाइवर्सिटी और इनइक्वलिटी में डिफरेंसेस क्या है? हम डाइवर्सिटी जब बोल रहे हैं तो हम कोई भी इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बात कर रहे हैं, समझ में है? तो ये चीज़ आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है कि डाइवर्सिटी जब हम बात कर रहे हैं, कोई भी इनइक्वलिटी हम रिगार्डिंग द फाइनेंस या रिसोर्सेज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? हम लोगों का या वहाँ का जो रीजन है उस रीजन के अकॉर्डिंग जो भी कल्चर, जो भी वहाँ का फूड सिस्टम, वहाँ का फिजिकल बैकग्राउंड, इन वजहों से जो हमारा डाइवर्सिटी डेवलप्ड हुआ है उसको हम डाइवर्सिटी टर्म यूज़ कर रहे हैं। इनइक्वलिटी इट इज़ द डिफरेंट है। इनइक्वलिटी क्या है? इनइक्वलिटी हम देखते हैं कि एक के पास रिसोर्सेज ज़्यादा है और एक के पास रिसोर्सेज कम है, लेकिन कभी कभी हम जब उसको अंडरस्टैंड करते हैं तो उसी को हम किसके साथ लिंक कर देते हैं? डाइवर्सिटी के साथ लिंक कर देते हैं, ठीक है? लेकिन वो एक्चुअली में जो हमें डाइवर्सिटी, कुछ डाइवर्सिटी जो हमें देखने को मिलती है वो वहाँ का एक इकोनॉमी, एक क्या है? फैक्टर है ना, वो फैक्टर। नेक्स्ट, डाइवर्सिटी की वजह से इनइक्वलिटी नहीं होती, लेकिन डाइवर्सिटी वो जो हमें दिखते हैं हम उसको एक फैक्टर मान सकते हैं। इनइक्वलिटी के वजह से हमें डाइवर्सिटी दिखती है, इनइक्वलिटी के वजह से हमें कुछ डाइवर्सिटीज़ दिखती है जो हम प्रीजुडाइज कर सकते हैं। मैं एग्जांपल बताता हूँ कैसे, कि जैसे हम दो स्टूडेंट हैं डिफरेंट हमारे क्लास में, तो जब हम डाइवर्सिटी को देखते हैं, है ना, कोई अगर उसको समझने में प्रीजुडाइज होता है, प्रीजुडाइज मतलब पूर्वग्रह, है ना, मिसकंसेप्शंस, तो एक के पास बहुत सारा वेलबींग्स है ना, बहुत रिसोर्सेस है अच्छे से, तो वो क्या करेगा? वो अच्छे घर में रहेगा, ओके, अच्छे घर में रहेगा, अच्छा फूड खाएगा, एजुकेशन अच्छा लेगा, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर भी अलग होगा, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर जो भी कल्चरस वैल्यूज़ है या उसका जो भी प्रीच करने का तरीका है, रिलीजियस को मानने का तरीका है, ओके, जो रिसोर्सेस है उसको एक्सेस करने का तरीका, ये सारा क्या बन जाएगा? डिफरेंट बन जाएगा। किससे अलग दिखेगा? हमें किससे अलग दिखेगा? जिसके पास रिसोर्सेस नहीं है, ताकि वो, हालांकि दोनों एक ही रिलीजियस से बिलोंग करते हो, एक ही लैंग्वेजेस बोलते हो, है ना, लैंग्वेजेस उनकी हिंदी ही होगी, वो सेम हिंदू ही होंगे, एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते होंगे, बट इन द अपीयरेंस और उनका जो रहने का लिविंग स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या लगेगा कि वो डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलेगी। तो डाइवर्सिटी इज़ द वाइडर कंसेप्ट, लेकिन हम इनइक्वलिटी के वजह से हुए जो डाइवर्सिटी आएगी उसको हम डाइवर्सिटी नहीं कंसिडर कर रहे। हम डाइवर्सिटी किसको कंसिडर कर रहे हैं? जो हमारे इंडिया में ड्यू टू द रिलीजियस, ड्यू टू द जियोग्राफिकल फैक्टर, ड्यू टू द रिलीजियस प्रीचिंग, ड्यू टू द फूड, ओके, ये इन चीज़ों से जो डाइवर्सिटी डेवलप हुई है उसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं, ओके, समझ में है? तो उसको मिक्स मत करना। मिक्स मतलब हम प्रीजुडाइज उसी में होते हैं, मिसकंसेप्शन उसी में होता है कि उसी को हम डाइवर्सिटी कह देते हैं, तो उसको वो डाइवर्सिटी नहीं है, वो एक्चुअली क्या है? इनइक्वलिटी है। तो जब हम डाइवर्सिटीज़ देखते हैं तो डाइवर्सिटी के साथ साथ कभी कभी हम इसको भी मान लेते हैं कि वो लोग अलग अलग यानी रह रहे, तो एक्चुअली अगर हम स्पीक करेंगे, बात करेंगे, तो उसको डाइवर्सिटी बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? डाइवर्सिटी बोलेंगे ना, लेकिन उसके फैक्टर क्या है? इनइक्वलिटी है। तो कुछ डाइवर्सिटी के फैक्टर इनइक्वलिटी हो सकता है। नहीं, डाइवर्सिटी होना अच्छी बात क्यों नहीं है? अभी वो अच्छी बात है या नहीं ये अलग मुद्दा है ना। कोई भी नहीं, वो पॉजिटिव ही एस्पेक्ट है हमारा डाइवर्सिटी में रहना हमारा पॉजिटिव एस्पेक्ट है। डाइवर्सिटी एक कंसेप्ट है, ओके, इट इज़ नॉट अ कैरेक्टर, ओके। तो कैरेक्टर जब नहीं है तो उसको हम पॉजिटिव नेगेटिव में कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन इनइक्वलिटी एक कैरेक्टर है ना। सोसाइटी में इनइक्वलिटी रहना, डाइवर्सिटी रहना बुरी बात नहीं है। डाइवर्सिटी हम उसी को कहते हैं जो डिफरेंट लोग रह रहे हैं, लेकिन इनइक्वलिटी क्रिएट होना ये हमारे कैरेक्टर को क्या करती है?
निगेट करती है, ये बुरी बात है या फिर निगेटिव एस्पेक्ट है। क्यों? इनइक्वलिटी से हम जो डाइवर्सिटी देख पाते उसको हमें नहीं देखना है। इनइक्वलिटी ये हमारे सोशल फैब्रिक को, सोशल जस्टिस को, सोशल इनइक्वलिटी को क्या करता है, निगेटिव एस्पेक्ट में लेके चला जाता है। तो दूसरा कंसेप्ट है डाइवर्सिटी के बाद, इसलिए देखो यहाँ पे क्लियरली ये टर्म्स यूज़ करते हैं यहाँ पे, व्हाट इज डाइवर्सिटी, द सेंस ऑफ वेराइटी दैट एग्जिस्ट इन ट्रेड, है ना, लुक्स, बिहेवियर, कल्चर, रिलीजियस, लैंग्वेजेस, एबिलिटीज, रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी रिलेटेड टू द डिफरेंट पीपल इज सेड टू बी डाइवर्सिटी। यहाँ पे दो कंसेप्ट जो आए हैं, रिसोर्सेज के वजह से भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, है ना, हमें एबिलिटीज़ के वजह से भी डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलेगी। एबिलिटीज़ क्यों नहीं है, उसके अलग अलग डिफरेंट क्या हो सकते हैं, रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटी के थ्रू भी हमें क्या देख सकती है, डाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है। कैसे अपॉर्चुनिटी, जिसके पास अच्छा रिसोर्सेस है उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वो अलग एरिया में, अलग इन्वायरमेंट में जाएगा, और जिसको नहीं मिली, जैसे एक सिंपली मैं गांव में रह रहा हूँ, मेरे भाई है, मैं नागपुर आया और यहाँ का कल्चर मैंने अडॉप्ट कर लिया, तो मेरी जो फैमिली है कल जाके क्या होगा, अच्छे रिसोर्सेस में अलग अलग वे में दिखने के स्वरूप से, मतलब इन अपीयरेंस, इन लिविंग स्टैंडर्ड, इन लाइफस्टाइल वेरी करेंगे, है ना। तो अगर वो 5 स्टार होटल में चले गए तो 5 स्टार होटल में बैठ के खाना खा सकता है, लेकिन वही अगर जो मेरे भाई है सेम, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, वो कहाँ पे है, गांव में है, और गांव में रहने की वजह से जब उनको 5 स्टार में अगर लाएंगे हम उनके बच्चों को, तो वो यहाँ की लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर पाएंगे क्या, नहीं। तो हमें क्या दिखेगा डाइवर्सिटी देखते वक्त, डिफरेंट बिहेवियर दिखेगा, डिफरेंसेस दिखने को मिलेंगे हमें दोनों में, दैट इज़ डाइवर्सिटी। तो क्रिएट की हुई है, उसके रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, हमें ना उसको पॉजिटिव वे में लेना है ना ही नेगेटिव, बिकॉज इट इज़ द वन ऑफ द टर्मिनोलॉजिकल कंसेप्ट जिसको हमें समझना है, क्यों आती है वो हमें पता चला, ठीक है। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं जो हमने अभी देखे। इनइक्वलिटी क्या होगी फिर, डाइवर्सिटी समझ में आए किसको किसको बोल रहे हैं हम। इनइक्वलिटी क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द 2 और मोर पीपल दैट अराइज बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटीज, रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज। देखो मैंने यही चीज़ यहाँ पे आपको बोला था, लैंग्वेजेस के वजह से इनइक्वलिटी आती है क्या, तो डाइवर्सिटी इज़ द वाइडर कंसेप्ट, समझ में आ रहा है, डाइवर्सिटी इज़ वाइडर कंसेप्ट जो किसी की भी थ्रू आ सकती है, ड्यू टू जियोग्राफिकल रीजन, ड्यू टू रिलीजियस, ड्यू टू इकोनॉमिकल, ड्यू टू अपॉर्चुनिटी, ड्यू टू एग्जैक्टली, ओके। इनइक्वलिटी लेकिन हम किस में टर्म में यूज़ करेंगे, इनइक्वलिटी 2 टर्म में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम किसी को अपॉर्चुनिटी, तुम 2 स्टूडेंट हो, मैं एक को बोल रहा हूँ नहीं, आपको हम क्लास को एक्सेस देंगे, आपको नहीं देंगे, या आपको ऐप का एक्सेस देंगे ऑनलाइन, आपको नहीं देंगे, उसके कुछ रीज़न अगर मैंने बताया तो वो इनइक्वलिटी हो गई, भेदभाव कर रहे हैं ना हम। तो इनइक्वलिटी इन सेंस कि हम दोनों में क्या डिफरेंसेस है, ठीक है, इन द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जब हम किसी को डिस्क्रिमिनेट करते हैं वही चीज़ आती है एबिलिटीज़, रिसोर्सेस और अपॉर्चुनिटी में। जैसे ओपन कास्ट है और शेड्यूल कास्ट है, तो आपके हिसाब से क्या होगा, अगर हम लोअर मार्क्स वाले को अगर ले लेंगे, है ना, लोअर मार्क्स को अगर हम एडमिशन देंगे तो क्या होगा, एज अ पर्टिकुलर कास्ट के अकॉर्डिंग इनइक्वलिटी करेंगे, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली क्या दोनों को, नहीं, उसी को हम इनइक्वलिटी बोलते हैं। तो इनइक्वलिटी डिफरेंस बिटवीन 2 और मोर पीपल, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, उसके रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, इन द सेंस ऑफ एबिलिटी के अकॉर्डिंग, इन द सेंस ऑफ रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी। कास्ट के अकॉर्डिंग भी करते हैं हम इनइक्वलिटी, जैसे मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, या मेल एंड फीमेल के बारे में बताओ, ठीक है, कुछ ऐसे मंदिर होते हैं कि जिसमें हम जाने को नहीं देते, उसको उस सेंस में हम डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे, ठीक है। तीसरा है हैबिटेट की टर्मिनोलॉजी दी है, द जियोग्राफिकल एरिया वेयर द लिविंग, जहाँ हम रहते हैं उसको हैबिटेट बोलते हैं। रिसोर्सेज किसको बोलते हैं, छोटे छोटे टर्म्स हैं जो वहाँ पे दिए गए, ये समरी में आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है। तो एक चैप्टर में, पहले चैप्टर में 2 ही चीज़ समझाई गई है आपको, इनइक्वलिटी कैसे होती है और डाइवर्सिटी कैसे होती है। सेकंड चैप्टर में क्या दिया है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। पहले इसमें डाइवर्सिटी के साथ इनइक्वलिटी कैसे दिखती है वो, तो आपको डिफरेंसेस करना है। सेकंड इसमें डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, डाइवर्सिटी के साथ हमें डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिल सकता है। कैसे, जैसे कि कोई ट्राइबल आपके साथ बैठा है तो आप क्या देखोगे, आप उसको कुछ चीज़ों के लिए एक्सेस नहीं देते। कुछ बड़े 5 स्टार होटल होंगे तो जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं है उसको आने को नहीं देते, या कुछ किसी का कल्चर अलग है ना, तो उनको किसी मंदिर में या कई जगह एंट्री नहीं मिलेगी। ये क्या हो गया, किसी के अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, ड्यू टू द डिफरेंसेस ऑफ रिलीजियस, ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द बिहेवियर एंड ड्यू टू द डिफरेंसेस इन देयर अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, या डिफरेंट कल्चर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, किसी को कहीं जगह पे आने के लिए मना कर देते है ना, हम एंट्री नहीं देते, नो एंट्री का बोर्ड लगा देते। जैसे पहले इंडिया के लोगों को, जब हम इंडिपेंडेंस होने के पहले ब्रिटिश इंडिया में थे तो इंडियंस नॉट अलाउड, क्या बोलते थे, इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, है ना। कोई भी होटल की एंट्री में नॉट अलाउड लिख के आता था, मतलब क्या करते थे वो, डिस्क्रिमिनेट करना। डिस्क्रिमिनेट करना मतलब कोई पर्टिकुलर सेक्शन, कोई पर्टिकुलर कास्ट का, कोई पर्टिकुलर रिलीजियस का, या कोई पर्टिकुलर कैटेगरी के पर्सन्स को क्या करना, एंट्री ना देना या उसको अलग रखना, इसी को हम डिस्क्रिमिनेशंस कहते हैं। अभी ये डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ड्यू टू द, हमें जो डाइवर्सिटी दिखती है उसमें ही एक पार्ट है ना, तो हम उसको डिस्क्रिमिनेट करना लग जाते हैं। जैसे कि अगर मुस्लिम का पहराव अगर अलग दिखे तो हम सेम जो बिहेवियर अप्रोच रखते हैं हम वो अलग हो जाते हैं, उनको अलग बिठा देते हैं, तो वो हो गया हमारा डिस्क्रिमिनेट करना। इसके पहले जैसे शेड्यूल कास्ट होगा, है ना, या फिर जो स्कैवेंजर का वर्क करते थे उन लोगों को हम क्या करते थे, अलग रखते थे, उनको पानी नहीं देते थे। अभी आपने नहीं ऑब्जर्व किया होगा, हमने किया है जब हम गांव में रहते थे, ठीक है, तो उनका एक पर्टिकुलर कैटेगरी का पर्टिकुलर क्या होता था, एक कम्युनिटी का पर्टिकुलर स्पेस होता था और वो लोग वहाँ से जाने आने के लिए बंदी होती थी। हमें भी, यानी मैं जहाँ रहता था, जिस एज में था उस वक्त मैंने ये देखा हो कि उनके घर में जाना मना था। यानी जब हम बड़े होने लगे तो हम जाते थे, खेलते थे, लेकिन जो हमारी नानी वगैरह होती थी उनको पास में नहीं बिठा के देते थे या फिर उनसे पानी तक का ग्लास नहीं देते थे। तो ये अभी नहीं होता है, क्योंकि वो हीरा कौन सा था, उनकी सोच अलग थी, एजुकेटेड नहीं थे। मेरे नानी नाना कुछ नहीं पढ़े थे, मेरे पापा 4th क्लास यानी 4th पास है, ठीक है, मैं ग्रेजुएट हुआ। तो जैसे जैसे डेवलपमेंट एजुकेशंस आया वैसे हमें डिस्क्रिमिनेशन को, लेकिन अभी भी कई जगह हम न्यूज़ में देखते हैं कि कोई दलित को मार रहा है ना, कहीं एंट्री नहीं दे रहे, कोई मंदिर में जाने नहीं देता। तो ये क्या है, इसी को हम डिस्क्रिमिनेशंस कहते हैं। सो डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रिजुडाइस, ओके, डिफरेंस कैन ओनली बी स्टेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन और कैटेगराइजेशन। कंपैरिजन करते स्टेट, रिलीजन टू रिलीजन, ओके, और कास्ट टू कास्ट भी करते हैं। कोई अपर कास्ट होगा तो लोअर कास्ट को डिस्क्रिमिनेट करेगा, ये चीज़। वेयर एज द प्रीजुडिस इज एन अनफेवरेबल ओपिनियन और फीलिंग फॉर्म बिफोर हैंड और विदाउट नॉलेज, थॉट और रीज़न। कुछ प्रीजुडाइस होता है, प्रीजुडाइस मतलब हम पहले से हमारे दिमाग में थॉट होते हैं। जैसे एक घर का एग्जाम्पल है कि लड़की है और लड़का है ना, तो लड़का अगर कहीं गिरा तो हम क्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, लड़का अगर रो रहा है, गिर के रो रहा है तो हम क्या बोलते हैं उसको, अरे लड़की जैसे मत रो, ऐसे बोलते हैं ना। वही एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दिया आपको, लड़की जैसे मत रो, मतलब हम ऑलरेडी हमारा प्रीजुडाइज माइंड लड़की को क्या कमज़ोर दिखाता है और लड़के को स्ट्रॉन्ग दिखाता है। ये हो गया तुम्हारा प्रीजुडाइज। यहाँ पे वही लिखा है ना कि हम कुछ ऑलरेडी डिसाइड करके विदाउट थॉट, विदाउट नॉलेज, थॉट और रीज़न, कोई भी कारण न होने के वजह से हम किसी चीज़ को कुछ पढ़े बिना ही डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं। ओके,
तो ये चीज़ आएगी। तो डिफरेंसेस कैन ओनली बी स्टेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। कुछ डिफरेंसेस हमें ऐसे दिखते हैं जो कंपेयर कर सकते हैं, है ना। अरे उनका रिलीजन अलग है, मतलब अगर कोई मुस्लिम है तो उनका धर्म अलग है, उनको अपने घर में आने नहीं देना, ऐसे बोलते हैं ना हम। अब नहीं बोलते हम। जो लोग पढ़ रहे हैं अभी, आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखते हो, लेकिन जब आप एडमिनिस्ट्रेशन करने जाओगे और अलग अलग गांव देखोगे, अलग अलग रीजन में जाओगे, आज भी आप यूपी में जाओ, बिहार में जाओ, एमपी में जाओ, राजस्थान में जाओ, महाराष्ट्र बहुत आगे है। सब स्टेट में से सबसे अच्छा कल्चर वैल्यूज़ हमारे महाराष्ट्र में है। साउथ इंडियन भी है, वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम है, लेकिन कुछ यानी साउथ इंडिया और महाराष्ट्र, ठीक है। लेकिन अपर जितना भी हमारा नॉर्थ रीजन है, यहाँ पे आज भी हम क्या देखते हैं, डिस्क्रिमिनेशन देखते हैं। अभी भी देखो इंडिया जैसे हम महाराष्ट्र को जिसको बोलते हैं, कुछ दिन पहले औरंगाबाद में, कोल्हापुर में दंगल रिवोर्स हुए थे, तो वो क्या यानी डिस्क्रिमिनेट, यही प्रीजुडाइज माइंड से लोगों को क्या करते हैं, भड़काते हैं, है ना। वही डिफरेंसेस। तो डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन किससे क्रिएट होता है, ड्यू टू द डिफरेंसेस एंड प्रीजुडाइज माइंड। पहला समझ में आया, डाइवर्सिटी दिखती है, लेकिन डाइवर्सिटी को हम डिस्क्रिमिनेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों, ड्यू टू द डिफरेंसेस एंड प्रीजुडाइज माइंड। सेकेंड, स्टीरियोटाइप इज अ जनरलाइजेशन अबाउट अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन। किसी के बारे में हम एक सोच बना के रखे हैं, कोई भी सोच हो सकती है, और वो सोच के वजह से हम उनको क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो वो तुम्हारा सेकंड स्टीरियोटाइप हो गया। ओके। थर्ड है कास्ट सिस्टम। कास्ट के वजह से भी लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ओके। जैसे एग्जांपल आपकी किताब में दिया होगा, महार जिसको बोलते हैं हम एससी, है ना, शेड्यूल कास्ट जिसको हम बोलते हैं उनको, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशंस में जब ये बनाया गया, द फंडामेंटल लॉ रिटन ऑन अनरिटन दैट इस्टेब्लिश द कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट बाय डिफाइनिंग द बेसिक प्रिंसिपल्स टू विच सोसाइटी मस्ट कन्फर्म। एंड ये जो सारी हम जो डाइवर्सिटी को बनाए रखने के लिए, डाइवर्सिटी के थ्रू जो इनइक्वलिटी देखते हैं और डाइवर्सिटी को जो लोग डिस्क्रिमिनेशन मानते हैं, उससे हमें दूर करना है। तो फर्स्ट चैप्टर में आपको क्या फिलॉसफी दी है या फिर क्या समझना है, ये आप पढ़ने के बाद आप सारी चीज़ें समझ पाओगे। इसमें क्या दिया है कि डाइवर्सिटी जो हम देखते हैं वो हमारी यूनिटी है, जिसमें अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग प्रीच करते हैं, अलग अलग खाना खाते हैं, अलग अलग सोच रखते हैं। लेकिन उस डाइवर्सिटी को जो प्रीजुडाइसली, उसी को हम इनइक्वलिटी में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को लोग डिस्क्रिमिनेटिंगली यूज़ कर रहे हैं। यानी कोई पर्सन्स को डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ड्यू टू द डाइवर्सिटी बोलो या ड्यू टू द डिफरेंट रिलीजन कर रहे हैं ना हम डिस्क्रिमिनेट, ड्यू टू द डिफरेंट कास्ट। वो हमें डिस्क्रिमिनेशन होना नहीं देना है, और उसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में इनइक्वलिटी और डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए लॉ पास किया है। अगर कोई ऐसे चीज़ के लिए डिस्क्रिमिनेट करेगा तो उसको जेल के पीछे भेज दिया जाएगा, या उसके अकॉर्डिंग टू द लॉ उसको जो भी जस्टिस देना है या उसको ये करना है वो हम दे देंगे। तो ये फर्स्ट चैप्टर की आपकी फ़िलॉसफी है। फर्स्ट चैप्टर में दो ही चीज़ आपको पढ़ाती है एनसीईआरटी। डाइवर्सिटी को समझना है, डाइवर्सिटी थ्रू इनइक्वलिटी कैसे डेवलप हुई है, और डाइवर्सिटी में लोग कैसे प्रीजुडाइसली क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। तो तीन कंसेप्ट आपको दी है, डाइवर्सिटी, इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो पॉजिटिव कौन सा है, डाइवर्सिटी, और नेगेटिव टर्म्स कौन सी है, नेगेटिवली इम्पैक्ट जो करती है इनइक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वलिटी किसके थ्रू आती है, ड्यू टू द रिसोर्सेस। इनइक्वलिटी किस में दिखती है, रिसोर्सेज के थ्रू, अपॉर्चुनिटी के थ्रू, एबिलिटी के थ्रू, और कास्ट के थ्रू, है ना, या रिलीजन के थ्रू। ओके। इनइक्वलिटी। डिस्क्रिमिनेशन किसके अकॉर्डिंग दिखता है, डिस्क्रिमिनेशन कैसे दिखता है हमें, ड्यू टू द डिफरेंट रिलीजन कोई करते हैं या डिफरेंट कास्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ फर्स्ट चैप्टर में दी है। सेकंड चैप्टर में क्या है,
हाँ, ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, अनटचेबिलिटी। हाँ, और एक रहा यहाँ पे अनटचेबिलिटी। अभी जितने भी हम चीज़ें देखे हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में, सारी चीज़ के लिए जिन्होंने भी फ्रेमवर्क किया है उन्होंने इसको निकालने के लिए क्या किए हैं, कुछ काम किए हैं। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा ब्रीफ है, तो हम उससे बेटर है हमारा ये कंपाइलेशन पढ़ते जो इजीली आपको समझ में आएगा। ओके, व्हाट इज डाइवर्सिटी इन इंडिया, किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन, क्यों होता है डिस्क्रिमिनेशन, ड्यू टू द प्रीजुडाइस एंड ड्यू टू द स्टीरियोटाइप। जब हम देखते हैं ना कि वो हमारे से अलग बिहेव करते हैं, रिलीजन टू रिलीजन हम डिफरेंट बिहेव देखते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द सेवरल रीजन। वहाँ से कौन सा एक था, डाइवर्सिटी एक था, दूसरा इनइक्वलिटी था, तीसरा कास्ट सिस्टम। ठीक है, सर्विंग फॉर इक्वलिटी, स्ट्राइविंग फॉर इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी के लिए हम क्या क्या कर रहे हैं, फिर इनइक्वलिटी दूर करने के लिए जो भी स्ट्रगल मूवमेंट में जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया तो बनाने के वक्त उन्होंने क्या किया कि जो भी हमें हमारा इनइक्वलिटी उन्होंने देखा, डिस्क्रिमिनेशन देखा, उनको निकालने के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस में वैसे प्रोविज़न उन्होंने किए हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे दलित, वुमेन, ट्राइबल, पीजेंट्स फॉट अगेंस्ट द इनइक्वलिटीज बाय द एक्सप्रेशन इन देयर लाइव्स। ब्रिटिश काल में ये सब उन्होंने देखा और तभी व्हेन इंडिया बिकेम 1947 आवर लीडर्स वेयर कंसर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ द इनइक्वलिटीज। ये कैसे पता चली उनको इनइक्वलिटीज, जब फ्रीडम फाइटिंग देख रहे थे, सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट था और उन्होंने देखा कि आसाम के लोग अलग तरीके से बिहेवियर है। क्योंकि कैसे होता था, एक एग्जाम्पल आपको कैसा दूँ, हाँ, मुस्लिम्स और हिंदू इसी में देखते, तो मुस्लिम्स का जो इन्वॉल्वमेंट था तो किस तरीके से था, मुस्लिम्स का इन्वॉल्वमेंट हिंदू के रिलीजियस एक्ट में नहीं था। तो खिलाफत के अगेंस्ट जब आए तो सब मुस्लिम एक साथ इंडिया के साथ खड़े हुए, है ना। तो तब ये जब ये आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा। तो उस वक्त हम जो भी फ्रीडम फाइटर इनइक्वलिटीज़ देखते थे वो इनइक्वलिटीज़ को दूर करने के लिए उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशंस में उनको इन्वॉल्वमेंट किया और डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें आउट द रूल बाय विच द नेशन वुड फंक्शंस वेयर अवेयर ऑफ द वे इन विच डिस्क्रिमिनेशन हैड बीन प्रैक्टिस इन अवर सोसाइटी एंड हाउ पीपल स्ट्रगल अगेंस्ट दिस। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई है एनसीईआरटी में। क्या फॉन्ट बड़ा था, चलो, तो ये उसी के बारे में है जो अभी तक हमने बताया, वही सारी चीज़ें इसमें। सेकेंड चैप्टर है आपका गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट में क्या क्या दिए हैं, गवर्नमेंट क्या होता है उसके बारे में बताया, कल बताया हमने। व्हाट इज़ गवर्नमेंट, कोई भी ह्यूमन के लिए अगर क्या करना है, देश चलाना है, तो उसको सबसे पहले बिगिन लाइव एंड वर्क टुगेदर देयर नीड सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम एक साथ रहना है तो हमें ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा और ऑर्गेनाइज होने के बाद एक साथ जाना है तो कुछ रूल भी बनाना पड़ेगा सो दैट डिसीजन कैन बी मेड। सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन, है ना। अगर हमें साथ में ऑर्गेनाइज करना है तो हमें कुछ रूल बनाना पड़ेगा और रूल के अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा और वही हम बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। कल हमने इसके जाना था अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ नीड ऑफ कंट्रोल रिसोर्सेज, प्रोटेक्ट द टेरिटरी कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर। तो ये गवर्नमेंट का वर्क है। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट एक ग्रुप ऑफ पीपल है, गवर्नमेंट एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो एक साथ आया है, खुद के लिए उन्होंने एक रूल बनाए हैं और रूल के अकॉर्डिंग चल रहे। क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जिस एरिया में वो लोग रह रहे वहाँ पे लॉ होना चाहिए, नहीं तो कोई भी कैसे ही बिहेव करेगा। लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, वो जहाँ रह रहे वो एरिया सिक्योर्ड होना चाहिए, नहीं तो कोई भी आके क्या करेगा। पहले राजा की ज़रूरत होती थी ना, राजा प्रोटेक्ट करता था। राजा क्या करता था, प्रोटेक्ट करता था, उसकी जितनी टेरिटरी है वहाँ पे कोई वॉर ना छेड़ दे, कोई अटैक ना करे, ये सारी चीज़ होती थी। वही अभी गवर्नमेंट का काम है, सेम थिंग। ओके, सो गवर्नमेंट डू ऑन दिस बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, taking the decision and implementing the among the all the people living in their territory। क्यों ज़रूरत है, why, क्यों ज़रूरत है बताओ। क्योंकि एवरी कंट्री को अगर रन करना है, अपने और टेरिटरी में रहना है,
तो अपनी खुद की जगह तो सिक्योर करना पड़ेगा। दैट इज़ वाई एवरी कंट्री नीड अ गवर्नमेंट। किस लिए? उनको डिसीजन लेना है, ठीक है, गेट थिंग्स डन। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक एक्शन ऑन मेनी सोशल इश्यूज। इनइक्वेलिटी है, फॉर एग्जाम्पल इट सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर पीपल। गरीब है उनको निकालना है, उनको अच्छा ये देखना है। इट डज अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज द रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विस। जो सारी चीज़ें जितना भी हम काम देखते हैं उसके लिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये अपने बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करना है, लोगों को प्रोटेक्ट करना है, अदर कंट्रीज से अटैक से हमें प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत है। और थिंग्स क्राइम कंट्रोल करना है। तो सिंपल मीनिंग में हम गवर्नमेंट की क्यों ज़रूरत है? जो लोग यहाँ पे रहते हैं उनको उनका कल्याण करना है, मतलब वेलफेयर ऑफ पीपल, टू प्रोटेक्ट द पीपल, है ना, उनको प्रोटेक्ट करना है। फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ पीपल, लोगों का वेलफेयर बढ़ाना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, उनका वेलबींग्स करना है और डेवलपमेंट करना है, ये सारी चीज़ के लिए। अभी ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट की लेवल कौन कौन सी होती है? कल हमने बताए थे उसको। सेंट्रल, देखो द गवर्नमेंट वर्क इन डिफरेंट लेवल। कौन कौन से लेवल पे? लोकल लेवल, एट द लोकल बताए थे कल, एट द स्टेट एंड एट द नेशनल। हो गया। लोकल लेवल मीन्स बताओ अभी कौन कौन? विलेज, टाउन और लोकेलिटी। स्टेट लेवल मीन्स फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यूपी, है ना। एंड नेशनल लेवल एंटायर कंट्री। तो हमारा सिस्टम कैसा है? इंडिया, है ना, कौन सा लेवल? सेंटर लेवल, उसके बाद स्टेट लेवल, और फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट इज़ द लोकल लेवल, ठीक है। ये बात। लॉ क्या होता है? लॉ एंड गवर्नमेंट। लॉज एंड गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में क्या करते हैं? रूल बनाते हैं, मेक्स द लॉ। किसके लिए? एंड एवरीवन हु लॉज इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दिस लॉ। तो गवर्नमेंट रहेगा तो अकॉर्डिंग टू लॉ चलेगा। इसको हम ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं तो बोर हो जाएंगे पढ़ते पढ़ते हम, ठीक है। डेमोक्रेसी। अभी गवर्नमेंट जो होती है वो गवर्नमेंट कैसी होती है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है। तो डेमोक्रेटिक मीन्स क्या होता है? कि जहाँ पे लोग गवर्नमेंट कर यानी गवर्न करना है वहाँ खुद लोग क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे, खुद पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। द मेन फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब क्या है? कि इम्पोर्टेंट क्या है? डेमोक्रेसी, है ना। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब जहाँ पे डेमोक्रेसी है, जहाँ पे लोग खुद गवर्न कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? सब लोग एक साथ जाके काम कर रहे हैं क्या? सब लोग बाउंड्री सिक्योर कर रहे हैं क्या? सब लोग डिसीजन ले रहे हैं क्या? नहीं। उसके लिए पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर, दैट इज मीन द डेमोक्रेसी। और उसके लिए हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी फॉर्म को एडॉप्ट किए हैं। तो गवर्नमेंट रूल करने के लिए गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कैसी है? कैसी है? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्यों है? क्योंकि हम खुद इलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं हम? इलेक्ट। किसको इलेक्ट करते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट करते हैं किसके थ्रू? कौन सी प्रोसेस बोलते हैं उसको? इलेक्टोरल प्रोसेस। तो ये पढ़ने में हमारा वक्त जाएगा, बेटर है मैं उसको एक्सप्लेन करके आगे बढ़ूँ, फिर आप ये शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में? ये लोकल गवर्नमेंट के बारे में बताया है। फिर की एलिमेंट क्या होगा? की एलिमेंट क्या होना चाहिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के? पार्टिसिपेंट। सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है? तो लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। अभी पार्टिसिपेशन होता है किस तरह का होता है बताओ? हम क्या करते हैं फिर गवर्नमेंट चलाने के लिए? हम लोगों को चुन के देते हैं। बिकॉज क्यों चुन के देते हैं? क्योंकि हम डेमोक्रेटिक हैं। डेमोक्रेसी का मीनिंग है वही है कि हम खुद गवर्न करेंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं? अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज देते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्टोरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हम इलेक्ट करते हैं और इलेक्टोरल हम अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजकर हम गवर्नमेंट में गवर्नेंस करने के लिए हम खुद को क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हम खुद को पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। आप किसके थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बाय द इलेक्शन प्रोसेस। पार्टिसिपेशन कैसे है हमारा?
इलेक्शन थ्रू, है ना। एवरी 5 years हम के लिए गवर्नमेंट के लोगों को चुन के देंगे, इलेक्टेड करेंगे, और उन्होंने गवर्नमेंट में अगर काम नहीं किया तो हम दोबारा हम उनको री इलेक्ट करेंगे, मतलब हम स्टेप डाउन करेंगे, ठीक है। अभी डायरेक्टली ये जो पार्टिसिपेशन है हमारा, ये कैसे है, डायरेक्टली पार्टिसिपेशन बोल सकते हैं गवर्नमेंट में, लेकिन इसके अलावा अलग वे चुन यानी इलेक्टेड करना, ये एक हो गया पार्टिसिपेशन। अलग वे कौन सा हो सकता है, हम डेमोक्रेसी में धरना देना, है ना, टीवी पर अपना बातें देना, या फिर न्यूज़ मीडिया है, मीडिया में अपनी बातें रखना, ये सारी चीज़ें हमें पार्टिसिपेशन कराती है। तो इस चैप्टर में आपको फील कराना है कि गवर्नमेंट हम खुद चलाते हैं, खुद हमारा वहाँ पे पार्टिसिपेशन है। क्यों है, क्योंकि हम खुद चुन के लाते, मतलब हम इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को या गवर्नमेंट को। नेक्स्ट, ठीक है। और किस तरह से करते हैं पार्टिसिपेशन, थ्रू द धरना, रैलीज में पार्टिसिपेशन लेते हैं, जिसके थ्रू हम गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाते। प्रेशर क्यों बनाते, किस लिए, क्योंकि हम जो चाहते वो आप करो, क्योंकि हमने आपको रिप्रेजेंट किया। अभी देखो, अब अगर कोई भी गवर्नमेंट हमने चुन के लाए तो क्या करेंगे, 5 years के लिए हम उनको इलेक्ट करेंगे। अगर इलेक्ट करते वक्त हमारे पास जो भी कॉन्स्टिट्यूशन दिया है उसके लिए हमने कितने साल दिए हैं, 5 years। 5 year के बाद अगर उन्होंने काम अच्छा नहीं किया तो हम उनको स्टेप डाउन करेंगे, मतलब हर 5 years में हमारा रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है कितने साल के लिए है, 5 साल के लिए। 5 years में काम नहीं किए तो हम उनको स्टेप डाउन करेंगे और दोबारा चुन के लाएंगे, एक प्रोसेस। दूसरा, गवर्नमेंट का नेचर क्या है, गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, मतलब लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। तो एक पार्टिसिपेशन हो गया बाय द इलेक्शन। दूसरा और दूसरा कौन सा तरीका है पार्टिसिपेशन का, जो गवर्नमेंट को हम बोल सकते हैं कि हमारे जैसे रूल करो। अगर कोई डिसीजन नहीं पटा हमारा, कोई लॉ नहीं हमें अच्छा लगा तो हम क्या करेंगे, धरना देंगे, आंदोलन करेंगे। धरना मीन्स रैली निकालेंगे, है ना, प्रोटेस्ट करेंगे। धरना मतलब प्रोटेस्ट, हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो हमारे पास अलग, और इलेक्शन के अलावा कौन कौन से ऐसे आपके पास वेज है, मीडियम है, जिसके थ्रू आप गवर्नमेंट को क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि ये गवर्नमेंट हमारे लिए रन हो रही है और आपके हमारे थ्रू चलना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम रैली कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं, सिग्नेचर कैंपेन कर सकते हैं। जैसे अभी मणिपुर का हुआ है तो उसके लिए लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट अभी नई बात करे तो उनको पार्लियामेंट में बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमने आपको रिप्रेजेंट किए हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको बोल रहे हैं कि आप क्या करो, उसके ऊपर प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ये चीज़ होती है। गवर्नमेंट का क्या यही आता है, नीड टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट। तो ये सारी चीज़ें किस लिए होती है कि आप जो भी कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करो। दूसरा, और क्या चाहिए, इक्वेलिटी और जस्टिस लाओ। लोगों के बीच में जो इनइक्वेलिटी है उसको दूर करो और न्याय दो, ठीक है। ये है गवर्नमेंट के मेन फंक्शनरीज। फिर है लोकल गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायत राज जिसको हम बोलते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट है, किस तरह से गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट में और लोकल में। तो इसके लिए हम इसको क्या वर्ड यूज़ करते हैं, 3 टायर। क्या बोलते हैं हम, 3 टायर। अब ये 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट किस तरीके से है, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट क्या है। तो 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट में हम सबसे पहले देखेंगे कौन सा सिस्टम, पंचायत राज। तो हम ये ब्लैक बोर्ड पे जाएंगे, वहीं पे आपको बेटर ही होगा। इंडिया की गवर्नमेंट, सेकंड जो गवर्नमेंट का चैप्टर है उसमें क्या क्या दिया है। तो गवर्नमेंट कैसी है, 3 टायर, ठीक है। 3 टायर गवर्नमेंट में क्या क्या चीज़ कौन कौन सी है। फर्स्ट लेवल का क्या होगा, सेंटर, सेकंड स्टेट, और स्टेट के बाद लोकल। अब ये लोकल गवर्नमेंट किस तरह से रन होती है उसको देखना है, यही चैप्टर में बताया गया है आपको। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट मतलब क्या,
तो ये गवर्नमेंट दो जगह पे होती है, कौन कौन से? एक होगा रूरल और एक होगा अर्बन। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। रूरल गवर्नमेंट जो होगी तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का बेसिक यूनिट क्या है? डिस्ट्रिक्ट। तो 3 टायर गवर्नमेंट यानी क्या? सेंटर के अंडर स्टेट और स्टेट के अंदर डिस्ट्रिक्ट। क्लियर है? यहाँ पे एक गवर्नमेंट रहेगा, यहाँ पे सेकेंड गवर्नमेंट काम करेगी और यहाँ पे थर्ड गवर्नमेंट वर्क करेगी। और जो गवर्नमेंट हम कर रहे हैं, हमारा गवर्नमेंट कैसा है? डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो इस सेंटर के लिए हम चुन के लाते हैं, स्टेट के लिए भी हम चुन के लाते हैं और डिस्ट्रिक्ट के लिए भी। तो डिस्ट्रिक्ट का लोकल से और सेल्फ गवर्नमेंट किस तरह से? वी आर अवेयर अबाउट द सेंटर एंड वी आर आल्सो अवेयर अबाउट द स्टेट। ये ऑलरेडी हमने लास्ट चैप्टर में देखा है। एनसीईआरटी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम बताए, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किस तरह से गवर्नमेंट का नेचर होता है, सबसे पहले उसको हम समझते हैं। किस तरह से है? डिस्ट्रिक्ट में कोई भी एरिया, हम जो एक जिला बोलते हैं जैसे नागपुर, तो नागपुर में 2 रीजन होते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ ऑक्यूपेशन। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी चल रही है वहाँ पे, उसके अकॉर्डिंगली हम एरिया को डिफाइन करते हैं। कौन से एरिया में? आइदर रूरल आइदर अर्बन। कौन से एरिया में? ध्यान में रखो अभी, आइदर अर्बन और रूरल। अर्बन किसको बोलेंगे? ऐसा एरिया, दैट एरिया हैविंग मोस्ट इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ अदर दैन द एग्रीकल्चर। 50% पीपल्स आर एंगेज्ड इन द नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटी। समझ में है? अर्बन एरिया किसको बोलेंगे? जो जिस एरिया में मोर देन द 50% पीपल्स आर एंगेज्ड इन द नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। एंड रूरल एरिया कौन सा है? मोर देन 50% पीपल्स आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर और इकोनॉमी, मोर देन 50% पीपल एंगेज्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू जीते हैं। तो इस तरह से एरिया का हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अभी 2 पार्ट में डिवाइड करने के बाद हम देखते हैं कि अर्बन एरिया में किस तरह से गवर्नमेंट काम करेगी और लोकल एरिया में किस तरह से काम करेगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन की हम जो बात करते तो एडमिनिस्ट्रेटर जो हेड होता है, वो हेड कौन होता है? कलेक्टर। कौन होगा? एडमिनिस्ट्रेटर। तो अभी यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हम एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं क्या डिफरेंसेस है दोनों में, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट में? ये तो पहले सबसे पहले आपको भी समझना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और गवर्नमेंट क्या है। ओके, और कल हमने बताया था इसके बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और गवर्नमेंट क्या है। ओके, किस तरह आप पर्सपेक्ट करते हो इसको? एडमिनिस्ट्रेशन किसको बोलोगे और गवर्नमेंट किसको बोलोगे? पॉलिसी के लिए। ओके, और ऑन द, हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करता है। चलो, ठीक है। कल का आपने लेक्चर बराबर हुआ है नहीं, इसका मतलब स्टेट, कोई भी स्टेट, एनी स्टेट, हम किसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेट को नाम दे देते हैं। महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया एज अ स्टेट। ओके, तो कोई भी राज्य जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? राज्य। तो ये स्टेट को रन करने के लिए बेसिकली कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसको बोलते हैं हम बेसिकली क्या? इंस्टीट्यूशंस। रन करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस को रन करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए हमें? लॉ।
है ना। यही चीज़ से आपको समझना पड़ेगा। अगेन तो क्या चाहिए, लॉ, ठीक है। हम लॉ बनाएंगे और लॉ के अकॉर्डिंग हमारा सिस्टम रन करेगा। सिस्टम रन करने के लिए क्या चाहिए, एक एग्जाम्पल रखो, एक कॉलेज चलाना है, क्या लगेगा हमें, पर्सनल्स लगेंगे, समझ में आ रहा है। एक बैंक चलानी है तो बैंक के नियम बनाए, एक क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट के नियम बनाए, तो ये क्या हो गया, लॉ। लॉ के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, हमें एक्टिविटी करना पड़ेगा, उसको चलाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या आ गए, पर्सन। अब ये स्टेट में कौन रहते हैं, लोग, पीपल। ये कंप्लीट स्टेट एक ऑर्गेनाइजेशन बन गया, है ना। अभी इनको एक साथ चलने के लिए, चलाने के लिए हमने क्या बनाया, लॉ बनाया। हमने क्या बनाया, लॉ बनाया, ठीक है। अब जो लॉ है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए, इन्हीं लोगों में से पर्सनल चाहिए। अब लॉ के अकॉर्डिंग कोई नहीं चलेगा तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसको डिसीजन भी देना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमें जस्टिस चाहिए, मतलब जुडिशियरी चाहिए। क्या चाहिए, जुडिशियरी। सिर्फ समझना एक कंसेप्ट अगर है तो आप इसको इस तरह से समझते हो कि जो भी स्टेट में लोग हैं, लोगों को खुद को शासन करना है। क्या करना है, खुद को क्या करना है, शासन मतलब गवर्न, है ना, गवर्न करना है, खुद को ही देश चलाना है। और इस देश को चलाने के लिए, एक साथ चलने के लिए हमें सबसे पहले लॉ लगेगा। इसलिए कोई भी देश का लॉ बनाने की एक मशीनरी होगी, और हैविंग वन इंस्टीट्यूशन दैट मेक्स द लॉ फॉर होल नेशंस और होल नेशंस पीपल। जो उस देश में जितने भी लोग हैं उनको चलाने के लिए, चलने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन, एक लॉ के थ्रू चलने के लिए सबसे पहले उनके लिए एक लॉ बनाना पड़ेगा, है ना, बनाना पड़ेगा। और वो लॉ मेकर की जो इंस्टीट्यूशंस होगी, दैट इज़ आवर लेजिस्लेटिव पार्ट। उसी को हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं, है ना। और वो हमारा पार्लियामेंट है। तो कोई भी देश के लिए, लोगों के लिए रूल बनाने के लिए एक बॉडी लगेगी, एक इंस्टीट्यूशंस लगेगी। दूसरी चीज़, उस देश में जितने भी लोग हैं उनको भी शासन यानी शासन चलाना है। तो जो रूल बनाए हैं वो रूल इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन लगेंगे, कौन लगेंगे, आदमी, लोग लगेंगे, है ना। तो ये जो लोग हैं, इन्हीं में से जितने भी हमने लॉ बनाया है, ये जो हमने लॉ बनाए किसके लिए बनाए हैं, पीपल्स, बराबर है ना। अरे इन्हीं के लिए बनाए ना हमने लॉ। वो चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे एक सिस्टम। इम्प्लीमेंट करने के लिए बॉडी तो लगेगी हमें, लोग तो लगेंगे। दैट पीपल मीन्स ब्यूरोक्रेसी। क्या बोलेंगे हम, ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। आगे उसके लिए हमें क्या लगेगा, ब्यूरोक्रेसी लगेगी, ठीक है। जो लॉ बनाए वो चलाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब जो इम्प्लीमेंट करेंगे, जो भी लॉ बनाना है या फिर लोगों के लिए जो भी गवर्न करना है, उसके लिए हम एक सिस्टम ऑफ लोग निकालेंगे यहाँ से, उसको बोलेंगे हम गवर्नमेंट। क्या बोलेंगे, गवर्नमेंट। और ये जो लोग, कुछ लोग आएंगे साथ में, वो डिसाइड करेंगे कि हमारा देश इस तरह से चलेगा। तो मतलब ये लोग बनाएंगे पॉलिसी। क्या बनाएंगे, पॉलिसी, है ना, कि गरीबों को क्या मिलना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से मेंटेन होना चाहिए, एजुकेशन हमारा किस तरह से होना चाहिए, हमारी फॉरेन पॉलिसी किस तरह से होना चाहिए, हमारे ये देश से किस तरह से रिलेशन बनना चाहिए। ये सारी चीज़ें है ना, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए हमने एक लोगों का ग्रुप चुना। और वो डिसाइड करेगा, क्या करेगा, सिर्फ ओनली डिसाइड करेगा
कि इस तरह से बनना चाहिए। देखो हम लॉ को अलग अलग यानी अलग रख रहे हैं, लॉ सिस्टम अलग हो गया, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ सब लोग चलना चाहिए, रहना चाहिए। इसके लिए हमने एक बॉडी सिलेक्ट की, एक लोगों का ग्रुप क्रिएट किया। उस ग्रुप को हम क्या बोल रहे हैं? गवर्नमेंट। वो क्या करेगा? वो डिसाइड करेगा कि हमारा देश, हमारे लोग किस दिशा में जाए। मतलब लोगों को बहुत सारी बिजली चाहिए तो हमें क्या बनाना पड़ेगा? बिजली बनाना पड़ेगा। लोगों को बहुत सारा फूड चाहिए तो फूड प्रोडक्शन करना पड़ेगा, है ना। लोगों को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, ये सारी चीज़ देना है तो उसके लिए पॉलिसी बनाना पड़ेगा। ठीक है, आगे जाके कुछ लोगों को हमें स्पेस में भेजना है तो स्पेस का पॉलिसी बनाना पड़ेगा। तो ये हो गया पॉलिसी मेकिंग। सिर्फ पॉलिसी मेकिंग करने से चलेगा क्या? नहीं, फिर क्या करना पड़ेगा? जो भी रूल है अकॉर्डिंग टू द रूल सब लोगों ने क्या करना चाहिए? बिहेव करना चाहिए। सब लोगों ने रूल को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। और फॉलो करने के लिए हमें क्या लगेगा? एक लोगों का ग्रुप लगेगा जो लॉ को इम्प्लीमेंट करे। क्या करे? लॉ को इम्प्लीमेंट करे। और आसान भाषा में बताते हैं कि हमने बोला कि कोई भी क्राइम नहीं करेगा, सब रूल फॉलो करेंगे, और आप नहीं कर रहे तो वो काम कौन करेगा? हाँ, कौन करेगा? उसको कंट्रोल, लॉ को फॉलो करने के लिए अगर नहीं कर रहा है कोई फॉलो तो उसके ऊपर कंट्रोल कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेट। मतलब हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं जो परमानेंटली जो हमारा लॉ है उसको चलाने के लिए हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी सिलेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। उसी को कहते हैं हम ब्यूरोक्रेसी, सिंपल लैंग्वेज में उसी को बोलते हैं हम नौकरशाही। जो हमने लॉ बनाए हैं, जो हमने पॉलिसीज़ बनाई है, जो हमने जितने भी कायदे कानून जो बनाए उसको फॉलो करने के लिए। तो यहाँ पे इस सिस्टम में, ये सिस्टम में एक गवर्नमेंट रहेगा जो सिर्फ पॉलिसी बनाता है। क्या बनाता है? पॉलिसी बनाता है। और एक क्या रहेगा? ब्यूरोक्रेसी रहेगी, मतलब नौकरशाही। ठीक है, जो क्या रन करेगा? प्रशासन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन। यही सिंपल है, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट पॉलिसी बनाता है वो हम चुन के देते हैं। जिन लोगों को हम सिलेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं हम एग्जीक्यूटिव्स, राइट। हिंदी में बोलते हैं हम उसको कार्यकारी। क्या? हाँ, तो वही आपने वही बोला था ना, मैंने क्या बोला कि आपने नहीं बोला था। हाँ, नहीं, तो हम जो चीज़ें यहाँ पे समझ रहे, तो डिस्ट्रिक्ट का भी एडमिनिस्ट्रेशन कौन चलाता है और डिस्ट्रिक्ट में भी लोकल गवर्नमेंट कौन काम करती है फिर। तो डिफरेंस क्या है? अभी हमारे नागपुर रीजन में अर्बन एरिया है तो गवर्नमेंट कौन करेगा और एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? दो सिस्टम है ना, एक गवर्नमेंट है और एक एडमिनिस्ट्रेटर है। तो एडमिनिस्ट्रेटर कौन है हमारा? अभी कलेक्टर। फिर गवर्नमेंट कौन रन कर रहा है यहाँ का? वही तो आप वही कर रहे, फिर कौन कर रहे? हम गवर्नमेंट कौन करता है मुझे बताए? गवर्निंग कौन करते हैं? लो हम करते हैं ना। तो फिर हमारा स्टेट चलाने के लिए, देश चलाने के लिए हम किसको चुन के देते हैं? हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। और पूरे सेंटर में कौन गवर्न करता है? प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेट में कौन करता है? सीएम। फिर डिस्ट्रिक्ट में कौन करता है? वही आप गलत कर रहे हैं। कलेक्टर कैसा हम यानी गवर्नमेंट करेगा? मत एग्जीक्यूटिव कौन है फिर डिस्ट्रिक्ट का? मैं वही चीज़ मैं आपको समझा रहा था। आप अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट में अभी तक आप क्लियर ही नहीं हो। यानी नागपुर रीजन लोकल लेवल पे किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, वही आपको मैं समझा रहा हूँ। सेंटर में गवर्नमेंट, ठीक है, आप इसको अभी अच्छे से लिख लो।
गवर्नमेंट बॉडी, अगर हम सेंटर की बात करेंगे तो गवर्नमेंट कौन है? प्रेसिडेंट के अंडर में या प्रेसिडेंट के जो भी वर्क है वो है पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता है? हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कौन हेड होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी हमारा प्रेसिडेंट है। कौन है? प्रेसिडेंट। हमारा गवर्नमेंट हेड जिस तरह से प्रेसिडेंट है, लेकिन एक्टिंग गवर्नमेंट हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर। वो हम कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे कि 73, 74 कॉन्स्टिट्यूशंस में दिया है आर्टिकल में कि प्रेसिडेंट जो भी गवर्नमेंट के क्या है पावर्स है, वो सारे पावर्स किसके अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे? बाय द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब देश को चलाने का काम, जो गवर्नमेंट का जो काम है, वो सारा काम वो खुद नहीं देखेगा, तो किसके अकॉर्डिंगली काम करेगा? वो अकॉर्डिंग टू द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड देयर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो मोदी गवर्नमेंट जो है, नरेंद्र मोदी और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैबिनेट जो भी डिसीजन देगा, जो भी निर्णय लेगा, उस डिसीजंस के अकॉर्डिंग हमारे जो भी प्रेसिडेंट है कोविद, उनको क्या करना है? गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर्मुलेट करना है गवर्नमेंट करने के लिए। और वो जो गवर्नमेंट पॉलिसी, ये जो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी क्या करेंगे? पॉलिसीज बनाएंगे, उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमें एक क्या चाहिए? क्या चाहिए? परमानेंट बॉडी चाहिए, जो उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। क्या बोलते हैं? जो भी पॉलिसीज बनाई उसको इम्प्लीमेंट करना है, जो भी हमने लॉ बनाया वो लॉ एंड ऑर्डर रखना है, जो भी डिसीजन ये लोग लेंगे उनको इम्प्लीमेंट कराना है। और इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन की हमने क्या बनाई है? परमानेंट सिस्टम। क्या बनाई है हमने? परमानेंट सिस्टम। तो जो लॉ को, जो पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कराती है, उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। और जो भी गवर्नमेंट जो भी लोगों के लिए जो डिसीजंस लेता है, पॉलिसी बनाता है, उसको बोलते हैं हम गवर्नमेंट। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू? जो लोगों के लिए क्या बनाता है? डिसीजंस लेते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, धोरण बनाते हैं, उनको बोलेंगे हम गवर्नमेंट। ये कभी भी पॉलिसीज़ बनाएंगे, कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके तरफ दी है? एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, जैसे मैंने बोला कि भैया सब लोगों को हम क्या देंगे? अकाउंट बोले देंगे। किसको? कौन सा अकाउंट? बैंक अकाउंट। डिसीजन तो ले लिया, सबको 1000 रुपये मिलेंगे। जैसे अभी 2-2 महीने में, यानी 4-4 मंथ में सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि मिलते हैं, है ना। आफ्टर 2 मंथ्स 2000 रुपीज़ टू द फैमिली। किसको? एग्रीकल्चर, जिनके पास जो भी किसान है, किसान को 2000 रुपये का निधि दिया जाता है। अभी ये घोषणा किसने की? पॉलिसी किसने बनाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब किसने? नरेंद्र मोदी एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने। लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट करना है, तो इम्प्लीमेंट के लिए क्या बनाया गया है? एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है? परमानेंट। कैसे होता है ये कभी चेंज होता है क्या? नहीं, ये परमानेंट सिस्टम है, ठीक है। तो हम इनको चुन के देते हैं क्या? हम इनको चुन के देते हैं क्या? नहीं। हम किनको चुनते हैं? हम इनको चुनते हैं। ये सिस्टम को हम खुद इलेक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं बताओ? अरे क्यों करते हैं? क्योंकि हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है। और डेमोक्रेसी में क्या रोल है कि जो भी पीपल है वो खुद क्या करेंगे? गवर्न करेंगे। लोग ही गवर्नमेंट चलाएंगे, और वो हम चला नहीं सकते इतने सारे लोग, इसलिए हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म गवर्नमेंट बनाते हैं। मतलब हम किसी को चुन के देते हैं और वो चुन के गवर्नमेंट बनाते हैं, वो लोग देश को चलाते हैं। तो इस तरह से अभी हम जैसे सेंटर की बात कर रहे थे, ठीक है। अभी ये डिफरेंसेस क्लियर हो गया। अब बताओ कि स्टेट में और
अब बताओ स्टेट में गवर्नमेंट कौन है? चलो, गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दो तरीके से देखते हैं। जो भी गवर्नमेंट है, अभी एक हम टायर लिखते हैं सेंटर, कितने सेंटर का हम टायर का गवर्नमेंट बोलते हैं? 3। एक सेंटर यूनियन ऑफ इंडिया, सेंटर मतलब क्या? यूनियन ऑफ इंडिया। टेरिटरी क्या होगी इनके एडमिनिस्ट्रेशन की या गवर्नमेंट चलाने की? सारे कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे यहाँ पे? ये जो सारा कंप्लीट इंडिया में जितने भी स्टेट है, जितने भी लोग हैं, इन सब की भागीदारी कहाँ पे आ गई? यहाँ पे ये सारी इंडिया के लोग गवर्नमेंट चलाने के लिए पार्टिसिपेट करेंगे। ये कौन सा लेवल हो गया गवर्नमेंट का? फर्स्ट। हम इसको क्या बोलेंगे? सेंटर। क्या बोलेंगे हम? यूनियन ऑफ इंडिया। कौन गवर्नमेंट करता है? इसके लिए हम किसको चुनते हैं? खुद चुनते हैं। गवर्नमेंट चलाना है तो खुद चुनते हैं। किसको चुनते हैं हम इसके लिए? प्राइम मिनिस्टर और उसका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। क्लियर है? एडमिनिस्ट्रेशन कौन रन करेगा? किसकी जवाबदारी है? प्रेसिडेंट के नाम से सब एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा। और यहाँ पे कौन देखेगा सब? रहेगा कि नहीं? CS। फिर सेकेंड लेवल का क्या आती है? हमारे इंडिया में क्या है इसमें? किससे बना है इंडिया हमारा? सेकेंड टायर। स्टेट में गवर्नमेंट कौन करेगा? किसको चुन के देते हैं खुद? किसको? चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। समझ गए? अब आगे चलो, इसमें भी कौन रन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन रहेगा? गवर्नर। और मेन एक्टिंग कौन रहता है? CS, चीफ सेक्रेटरी। थर्ड टायर कौन सा है स्टेट के बाद? अब बताओ, डिस्ट्रिक्ट में कौन है? डिस्ट्रिक्ट में कौन है गवर्नमेंट? अभी किन को चुन के देते हैं हम? अपना नागपुर चलाने के लिए हम किसको इलेक्ट करते हैं? MLA को चुनते हैं। MLA तो वो तो सेंटर में जाता है, स्टेट में जाता है। आप किसी को नहीं चुनते अपना लोकल एरिया चलाने के लिए। अब तुम्हारे वार्ड का मेंबर कौन है? वार्ड मेंबर पता है, काउंसिलर नहीं पता है ना? वार्ड मेंबर ही बोलते हैं ना उसको। कौन चुनता है उसको? किसके लिए चुनते हो आप उनको? आपके एरिया के लिए ना। आपके एरिया का रोड कौन बनाने आता है? मोदी तो नहीं आते और ना ही मुख्यमंत्री साहब आते हैं। फिर कौन, किसको बोलते हो? पानी नहीं आया तो किसको बोलते हो? कौन है यहाँ पे? महापौर। नहीं सुना है? ये है हमारा लोकल गवर्नमेंट। क्या बोलती है इसको हम? लोकल गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ इसीलिए बोलते हैं कि हम चुनते हैं। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है? जिसके लिए आप प्रिपरेशंस कर रहे हो। और गवर्नमेंट अभी डिस्ट्रिक्ट में 2 एरिया है। डिस्ट्रिक्ट में 2 एरिया है। नागपुर का एरिया है तो नागपुर में एक अर्बन एरिया है। कौन सा अर्बन एरिया है? ऐसे सिटीज़ या बड़े बड़े शहर जहाँ से सबसे ज़्यादा 50% पीपल किस में इन्वॉल्व है? एक्टिविटीज़ में। नॉन एग्रीकल्चर। जैसे नागपुर में कौन खेती करता है ना? तो नागपुर क्या हो गया? तो एक आएगा अर्बन एरिया और एक आएगा लोकल। 2 पार्ट हो गए अभी एडमिनिस्ट्रेशंस के और किसके? स्टेट के। इसमें 2 पार्ट होगा, एक अर्बन और एक रूरल। अर्बन एरिया के लिए हम जो चुनते हैं उसको बोलते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। क्या बोलते हैं?
ये नाम सुना है? टैक्स भरने कहाँ जाते हो? कहाँ जाते हो? टैक्स भरने कहाँ जाते हो? घर का, है ना? पानी कहाँ से कहाँ, पानी का जो बिल आता है वो कौन, किसके पास जाते हो भरने के लिए? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और रूरल में कौन काम करता है? जिला परिषद। तो ये हो गया आपका गवर्नमेंट यंत्रणा। और एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटर, कलेक्टर करेगा। तो गवर्नमेंट जो आप जो बोल रहे हो, इसी तरह इसी को बोलते हैं हम लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट भी 3 टायर सिस्टम है। लोकल गवर्नमेंट भी 3 टायर है। कैसे? एक नागपुर लेवल हो गया, मेट्रो सिटी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को हम किस में डिवाइड करते हैं? तालुका, ठीक है? जैसे सावनेर, रामटेक। रामटेक क्या है? तालुका है। और वहाँ वो जो एरिया है वो किस में इन्वॉल्वमेंट है? अर्बन एरिया है। क्यों अर्बन एरिया है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द 50% पीपल आर इन्वॉल्व इन द नॉन एग्रीकल्चर। ओके, तो अभी हम उसमें बात करेंगे। तो कौन आएगा? गवर्नमेंट। तालुका के लिए भी अगेन 2 चीज, अर्बन और रूरल, ठीक है? तो अभी इसको हम नए स्लाइड में देखते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट तक आ गए थे। तो डिस्ट्रिक्ट में कितना एरिया है? एक है अर्बन एरिया और एक है रूरल एरिया, ठीक है? समझ में आया? डिस्ट्रिक्ट का अगेन नीचे कौन है? तालुका। ये ड्रॉ निकाल के रखो आप, ठीक है? इसका भी अर्बन एरिया आएगा और रूरल आएगा, ठीक है? समझ रहे? और तालुका के बाद क्या आता है? विलेज। तो विलेज में अर्बन रूरल आएगा क्या? अर्बन नहीं आएगा, ओनली क्या आएगा? रूरल। तो ध्यान में रखना है। अभी देखो, डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालता है? ठीक है? और जो हम खुद को जो चलाना है, खुद को सेल्फ गवर्न करना है ना, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं। तो अर्बन एरिया अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का है तो उसके लिए क्या बनाते हैं हम? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इस्टेब्लिश करते हैं। और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के थ्रू हम वार्ड मेंबर को चुन के देते हैं, जिसको हम काउंसिलर बोलते हैं। ओके? और वो काउंसिलर्स क्या का एक हेड, जिस तरह से हमने स्टेट का गवर्न करने के लिए किसको चुना? सीएम को। उसी तरह हमारे नागपुर सिटी को, उसको हम क्या बोलेंगे? नागपुर महानगर पालिका, MNC, नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और उसका हम हेड बनाएंगे। उस हेड को क्या बोलते हैं? रन करने वाले को महापौर। महापौर बोलते हैं ना, है ना? और रूरल एरिया में क्या रहेगा? गवर्नमेंट बॉडी कौन रहेगी रूरल एरिया में? जिला परिषद, ठीक है? अब ये जिला परिषद के लोग नागपुर के जितने भी रूरल एरिया है, समझ गए? यहाँ पे कौन से लोग होंगे? ये वोटर्स कौन होगा यहाँ का? यहाँ के वोटर कौन होंगे? बताओ। यहाँ पे वोटर कौन होगा? नागपुर के रहवासी। ओके, सिटीजन इन नागपुर और डोमिसाइल इन नागपुर। जो भी नागपुर का डोमिसाइल है, जो भी यहाँ पे रहता है, जिसके पास यहाँ का क्या है? आधार है ना? वही यहाँ पे वोटिंग करेगा। और ये नागपुर के जितने ये लोग हैं वो पीपल क्या करेंगे? एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लोगों को इलेक्ट कराएंगे। इलेक्ट कराने के बाद जो पार्टी का जिसके ज़्यादा मेंबर है वो अपनी गवर्नमेंट बनाएगा। यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट है और वहाँ से एक महापौर बनेगा। और जो भी दिक्कत है, और हर एक वार्ड में जो काम करना है, पानी, वहाँ पे सड़कें, आप जहाँ रहते हो वहाँ पे सड़कें बनाते हैं कि नहीं? तो ये सब MNC के तरफ वर्क होता है, ठीक है? कलेक्टर का काम नहीं है। कलेक्टर का काम नहीं है कि यहाँ पे सड़क क्यों नहीं बनी। ये सब डेवलपमेंटल जितना भी वर्क है, पानी, बिजली, उसके बाद पानी, वाटर हो गया, वाटर सप्लाई, हेल्थ देना। इसलिए MNC के छोटे छोटे क्या ओपन होते हैं? हेल्थ सेंटर, है ना? आंगनवाड़ी से कौन आते हैं? MNC के लोग आते हैं।
एमएनसी क्या चलाती है? स्कूल चलाती है। एमएनसी की कारपोरेशन स्कूल। अभी आप कारपोरेशन में नहीं गए होंगे, है ना? जिनके पास इकोनॉमिकल अच्छा रिसोर्सेस है वो क्या करेगा? कारपोरेशन में के स्कूल में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ये हो गया तुम्हारा अर्बन का सिस्टम, ये भी हम देखेंगे, ठीक है? अर्बन गवर्नमेंट, म्यूनसिपल कारपोरेशन। उसी तरह नागपुर एरिया में क्या है? रूरल एरिया है ना? जैसे कि हिंगना, अभी हिंगना अर्बन एरिया में आता है, लेकिन हिंगना के जो भी आजू बाजू छोटे छोटे विलेजेस है वो लोगों को जो गवर्न करेगा तो वो भी अपना खुद का गवर्नमेंट चूज करेगी कि नहीं अपने एरिया के डेवलपमेंट के लिए? उसको बोलते हैं हम क्या? जिला परिषद। इसमें नागपुर के जितने भी रूरल एरिया आते हैं एक्सेप्ट द अर्बन एरिया, सारे लोग जिला परिषद के मेंबर को चुन के देंगे। उसी तरह फिर डिस्ट्रिक्ट का तालुका आता है, तो तालुका में अभी जितने भी छोटे पॉपुलेशन है नागपुर से कम, है ना, लाख के कम, तो वो किस में आएंगे? अर्बन एरिया। उसको क्या बोलते हैं हम? तालुका जैसे रहेगा। उमरेड है, कामठी है, उसके बाद सावनेर है, ठीक है, हिंगना है, जिनकी पॉपुलेशन क्या है? ज़्यादा है, उनको वहाँ पे क्या बनेगा? नगर परिषद। क्या बनेगा? नगर परिषद। नगर परिषद, इंग्लिश में भी नगर परिषद ही बोलते हैं उसको, ठीक है? जैसे उमरेड में नगर परिषद या नगर पालिका। उमरेड है, वहाँ पे भी है ना। उमरेड सिटी सुना है? नहीं। उमरेड सिटी, वहाँ पे क्या है? नगर परिषद है। तो जितना भी अर्बन एरिया आएगा तालुका ब्लॉक पे, ब्लॉक लेवल पे गवर्नमेंट कौन करेगा? वहाँ पे भी हम लोगों को चुन के देंगे। उसी तरह तालुका लेवल पर कौन काम करेगा? रूरल एरिया में पंचायत समिति। अभी कोई भी गांव, विलेज, कोई भी विलेज, अर्बन एरिया बोल सकते हैं क्या विलेज में? नहीं। गांव में मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी होती है? एग्रीकल्चर। तो रूरल एरिया का जो सबसे लोवेस्ट सेक्शन है डिस्ट्रिक्ट का वो है विलेज। तो विलेज में कौन काम करेगा? ग्राम पंचायत। हो गया, ग्राम पंचायत। अभी ये जो सिस्टम है कौन सा? अर्बन में ये म्यूनसिपल कारपोरेशन एंड नगर परिषद, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। समझ में आया? इसको क्या बोलेंगे हम? अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और इसको क्या बोलेंगे? रूरल एरिया को इसको क्या बोलेंगे? रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, समझ में? जो रूरल एरिया की जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको हम बोलते हैं पंचायत राज। क्या बोलते हैं उसको हम? पंचायत राज। ठीक है, तो अभी बताओ, अभी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्लियर हुआ? हाँ, तो किस तरह से बताओ जरा एक बार। और यही चीज़ आपको कल पढ़ के आना है। 6 के एनसीईआरटी में यही सारी चीज़ है, अर्बन गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। अभी अर्बन गवर्नमेंट में जैसे हमने देखा तो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं अभी गवर्नमेंट को। अब हम सिस्टम बता सकते हैं प्रॉपरली, अर्बन एंड रूरल। अर्बन में कितने टायर हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट रहेगा और दूसरा क्या रहेगा? तालुका। राइट, समझ में आया? कौन से अर्बन एरिया है डिस्ट्रिक्ट में? एक मेट्रो सिटीज़ जैसे नागपुर और दूसरा तालुका लेवल पे। ठीक है, तो जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है वो बड़ा रहेगा तो वहाँ पे कौन काम करेगा? गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, म्यूनसिपल कारपोरेशन। और तालुका में कौन काम करेगा? नगर परिषद, नगर पालिका। बराबर है? हाँ, म्यूनसिपल कारपोरेशन, म्यूनसिपालिटी। तो वो म्यूनसिपालिटी या नगर परिषद बोला तो भी दोनों सेम है। हाँ, रूरल एरिया में डिस्ट्रिक्ट में क्या रहेगा?
जिला का रूरल एरिया के लिए क्या रहेगा, जिला परिषद। तालुका पंचायत समिति पीएस, और फिर विलेज कौन रहेगा, ग्राम पंचायत। चलो ग्राम पंचायत का हेड कौन रहेगा अभी, सरपंच। क्या बोलते हैं इसको, सरपंच। सरपंच, ठीक है। तालुका लेवल पे पंचायत समिति का कौन रहेगा, सभापति, है ना, पंचायत सभापति बोलते हैं उसको। चेयरमैन, पंचायत समिति चेयरमैन, इंग्लिश में पंचायत समिति का क्या रहेगा वहाँ पे, चेयरमैन। और यहाँ पे जेडपी चेयरमैन, जिलाध्यक्ष चेयरमैन, इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे क्या कौन होता है, महापौर। कौन होता है, महापौर, ठीक है। और यहाँ पे चेयरमैन ही बोलते हैं ना, नगर परिषद सीओ नहीं, सीओ एडमिनिस्ट्रेटर, वो भी आना है अभी यहाँ पे, अभी वो भी आपको बताना है, ठीक है, कौन हेड होगा। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। अभी डिस्ट्रिक्ट में कौन काम करेगा बोला हमने, कौन काम करेगा, अगर अर्बन एरिया है तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो हम गवर्नमेंट का काम क्या है, पॉलिसीज बनाना। तो ये महापौर जो हम चुन के देंगे वो उसका काम क्या रहेगा, सिर्फ पॉलिसी बनाएगा कि सड़क कहाँ बननी चाहिए, स्कूल कितने खोलना है, बस उनके पास जो अभी देखो, अभी हम और डेप्थ में जाने वाले। कैसे, सबसे पहले तो इनके फंक्शंस क्या है, इनको पावर्स क्या है वो आएगा, ये कौन कौन से काम कर सकते हैं। तो इनके पास वर्क कौन कौन सा है, इनके पास वर्क है कि सब जो छोटे छोटे स्ट्रीट है, सब स्ट्रीट में क्या होना चाहिए, लाइटिंग्स होना चाहिए, सब स्ट्रीट में रोड होना चाहिए, सब हाउस होल्ड को वाटर मिलना चाहिए, जितने भी लोग यहाँ पे क्या है बर्थ हो रहे उनका रिकॉर्ड उन्हें रखना है। तो आपको अगर बर्थ सर्टिफिकेट लेना है तो कहाँ से लेते हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से ही मिलता है ना, आपको समझ में आ रहा है। तो ये सारे वर्क किसको डिलीगेट किए हैं गवर्नमेंट ने, किसको किए हैं, म्युनिसिपल। तो हमें आपको फिर पढ़ना है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के काम कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वर्क। तो ये हमने जो चुन कर, यानी जिनको हमने इलेक्ट किया है, तो इलेक्ट करने वाले लोग तो सिर्फ पॉलिसी बना रहे हैं कि यहाँ पे सड़कें बनानी है, यहाँ पे वो करना है, यहाँ पे वो करना है, ये डेवलपमेंट करना है, पार्क रखना है, स्कूल बनाना है, लेकिन वो चलाएगा कौन। हमने बोला ना, पॉलिसी करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमें सिस्टम लगेगा। तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होगा यहाँ का, कौन, हाँ, कमिश्नर। कौन होगा, कॉरपोरेशन का कमिश्नर रहेगा, ठीक है। मैंने कल भी बताया था आपको, कंफ्यूज हो रहे हैं आप, है ना, अब समझ में आया, ये यहाँ का रहेगा कमिश्नर। उसी तरह तालुका का कौन रहेगा, जो जहाँ पे अर्बन एरिया है, नगर परिषद है, चीफ ऑफिसर, सीओ। कौन होता है, चीफ ऑफिसर। तो वहाँ पे बड़ा नगर पालिका है तो ग्रेड ग्रुप ए का, अगर छोटा है तो ग्रुप बी का सीओ, इस तरह से। जेडपी में चेयरमैन कौन होगा, चेयरमैन है कौन, गवर्नमेंट वाला, यानी जो इलेक्टेड पीपल बाय द पीपल। मतलब हम जो शासन जो बोल रहे हैं अभी, और एक ध्यान में कंसेप्ट रखना है आर्या, जो हम गवर्नमेंट चुनते हैं तो एक इलेक्टेड हेड होगा और एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होगा हर एक सिस्टम में, समझ में आ रहा है। एक क्या रहेगा, इलेक्टेड, और एक मतलब जो पीपल रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका काम क्या रहेगा, इलेक्टेड लोगों का पॉलिसीज बनाना डेवलपमेंट के लिए,
डिसीजंस लेना, राइट। और वो सिस्टम चलाने के लिए कौन रहेगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रहेगा। जैसे इंडिया में पॉलिसी हेड कौन है हमारा, प्राइम मिनिस्टर, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कौन चलाता है, चीफ सेक्रेटरी, सचिव। उसी तरह गवर्नर तो ये हमारा दोनों हेड है ना, गवर्नर हमारा हेड ही है, गवर्नमेंट का ही हेड है, लेकिन वो काम नहीं करता, वो पावर डायरेक्टली एक्सरसाइज नहीं करता। समझ में आ रहा है, मतलब मैंने आपको हेड बनाया, लेकिन आप सिर्फ ट्यूटरी हेड हो, मतलब नॉमिनल। तो प्रेसिडेंट को हम नॉमिनल हेड कहते हैं, गवर्नर को हम नॉमिनेटेड कर दिया है हमने आपको, लेकिन एक्चुअल मतलब एक्टिंग गवर्नमेंट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। उसी तरह स्टेट में गवर्नमेंट हेड कौन रहेगा, तो गवर्निंग करने वाला और एडमिनिस्ट्रेशन का हेड कौन रहेगा, वैसे कॉमन रहेगा, वो कौन है, प्रेसिडेंट। स्टेट में गवर्नर और डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर, ठीक है, बरोबर। कंट्री का हेड कौन है, पूरा कंप्लीट सिस्टम का, प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन एक्टिंग कौन करता है गवर्नमेंट के सारे काम, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और उधर कौन रहेगा, चीफ सेक्रेटरी। उसी तरह स्टेट में गवर्नर हेड कौन रहेगा, गवर्नर, राज्यपाल, और लेकिन एक्टिंग कौन करेगा, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वो भी देखेंगे किस तरह चुन के आते हैं। और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, एडमिनिस्ट्रेशन का चीफ कौन रहेगा, सेक्रेटरी। हाँ बोलो। हाँ, सेम डेजिग्नेशन है वो, सेम मतलब जिस तरह स्टेट में यानी सेंट्रल में प्रेसिडेंट है, उस तरह स्टेट में गवर्नर है। उनके दोनों के पावर्स भी सेम है। जैसे बाय द जब कोई बिल पास होता है तो बिल को कौन एक्ट करेगा, सिग्नेचर करेगा, गवर्नर करेगा। जिस तरह से उनको वेटो पावर्स होते हैं, उस तरह इनको वेटो पावर्स होते हैं। आप अगर प्रेसिडेंट को पढ़ लिए और प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पढ़ लिए, कौन सा, सेंटर का, तो स्टेट आपका हो गया। सिर्फ सम चेंजेस है, कुछ चेंजेस है ना, डिफरेंस है, जो प्रेसिडेंट को ज़्यादा पावर है, ठीक है। हाँ, तो अभी कहाँ तक है, स्टेट तक। जैसे फिर डिस्ट्रिक्ट में भी दो एरिया। अभी देखो डिस्ट्रिक्ट क्यों कंफ्यूज होता है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में दो लोकल बॉडीज है, दो सेल्फ गवर्नमेंट है। कैसे, एक अर्बन एरिया के लिए, एक रूरल एरिया के लिए। तो अर्बन एरिया में जो बड़ा सिटी है, मेट्रो सिटी, उसमें कारपोरेशन होता है। तो कारपोरेशन का इलेक्टेड हेड कौन रहेगा, फिर हर सिस्टम का इलेक्टेड हेड और नॉमिनेटेड हेड, ठीक है। है ना, 20 मिनट में इसको क्लियर करा देते दोबारा से नए स्लाइड में। चलो, गवर्नमेंट का इलेक्टेड, अब क्योंकि डिफरेंट टर्मिनोलॉजी से यूज़ करते हैं हम, तो कंसेप्ट क्लियर होना, बेसिक फ्रेम जब क्लियर होगी तब पढ़ने में आपको आसानी जाएगी। तो गवर्नमेंट का कौन होता है, इलेक्टेड हेड रहेगा, राइट। बहुत बड़ा नहीं है, ये स्टिल फ्रेम है, ये स्टिल फ्रेम है, ये वन टाइम आपको समझना है। हाँ, हम तो कुछ किसी के हम रोल नहीं देख रहे, हम किसी को फंक्शन नहीं देख रहे हैं, हम किसी को कुछ नहीं। इसको आसान भाषा में हम इसी तरह देख सकते हैं कि इसको मल्टीपल टाइम प्रॉपरली समझो। जैसे देखो, इंडिया है ना, इंडिया तो पता है। अभी ये ड्रॉ देखो प्रॉपरली। इंडिया में क्या आते हैं, स्टेट। स्टेट में क्या आते हैं, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट में क्या आता है, तालुका। इतना तो पता है ना। तालुका में क्या आते हैं, विलेज, ठीक है। कुछ विलेज बनकर तालुका बना है, सम तालुका मिलकर डिस्ट्रिक्ट, सम डिस्ट्रिक्ट स्टेट, ऑल स्टेट मिलकर कंप्लीट है। अभी इंडिया में क्या, हम गवर्नमेंट चलाना पड़ेगा, शासन, उसके लिए हमें लोगों को चुनना है। तो हम खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे। इस भाषा में अभी इसको समझ के रखो, हम खुद अपना लीडर चुनेंगे। हम किसको चुनते हैं फिर उसके लिए, फिलहाल में पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है।
कॉन्स्टिट्यूशनल ये भी हम बाद में देखते हैं, इसको कनेक्ट करने के लिए। स्टेट में किसको चुनते हैं? सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यहाँ तक इजी है, बराबर है। अभी ये लोगों का काम हमने देखा है सिर्फ पॉलिसी बनाना, तो साथ में इनको क्या करना पड़ेगा? इम्प्लीमेंटिंग बॉडी रखनी पड़ेगी, काम करने वाली संस्था जो काम करे, रिकॉर्ड रखे, लोगों से टैक्स कलेक्ट करे, सारी चीज़ें। तो उसके लिए क्या रहेगा? एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो एक सिस्टम रहेगी जिसको क्या बोलते हैं हम? ब्यूरोक्रेसी, है ना। तो इसका एक सिमिलर हेड रहेगा इधर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, सब गवर्नमेंट में दो विंग्स है, मतलब एक गवर्निंग और एक प्रशासन, शासन प्रशासन, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। समझ में? गवर्नेंस वाली बात हम लोग चुन के लेते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन वाली पार्ट एक परमानेंट सिस्टम की तरह कॉन्स्टिट्यूशनली हम इलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं। जैसे आपको यूपीएससी सिलेक्ट करेगी और कहाँ पे डालेगी? एडमिनिस्ट्रेशन में। और ये दोनों सिस्टम का हेड एग्जीक्यूटिव्स कौन है? प्रेसिडेंट। कहाँ पे? इंडिया लेवल पे। यहाँ पे स्टेट लेवल पर प्रेसिडेंट। समझ में आया? स्टेट लेवल पर गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कलेक्टर, तालुका लेवल पर विलेज ग्राम सेवक नहीं, सरपंच नहीं, सरपंच तो हम चुन के दे रहे हैं। हाँ, तलाठी, है ना। ये सिस्टम है आपका एक कंट्री का कंप्लीट गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, जो एक बॉस बोलेंगे हम। इंडिया में प्रेसिडेंट, स्टेट में गवर्नर, डिस्ट्रिक्ट में। अभी ये दोनों एक्टिंग नहीं करते, ये दोनों एक्ट नहीं करते, ये सिर्फ क्या है? नॉमिनल। इसको हम टिट्यूटरी कहते हैं, टिट्यूटरी हेड, है ना। एक्टिंग नहीं, ये टिट्यूटरी है, मतलब सिर्फ नाम के है, इनका काम कुछ नहीं। इनका काम क्या है? आए कि सिग्नेचर करो। फिर जब अभी ये देखो, ये पॉलिसीज जब बनाएंगे तो इन्होंने जो डिसीजन लिया उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके लिए क्या रहेंगे फिर? कौन रहेगा? चीफ सेक्रेटरी, सीएस। अब समझ में आया? सीएस ये सारे आईएएस होते हैं, ऊपर के सारे सिस्टम आईएएस वाली होती है। स्टेट में कौन रहेगा? स्टेट का चीफ सेक्रेटरी। डिस्ट्रिक्ट में कौन रहेगा? कलेक्टर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट और गवर्नर है ये सिर्फ यानी क्या है? क्या है ये टिट्यूटरी है। यहाँ पे ऐसा कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं। तो ये जो सारे अपॉइंट होते हैं कहाँ से आते हैं? आपकी अपॉइंटमेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, आईएएस की, ये प्रेसिडेंट और गवर्नर की सिग्नेचर से आते हैं। समझ रहे? स्टेट के हेड से, उसी को हम गैजेटेड ऑफिसर बोलते हैं। गैजेटेड और नॉन गैजेटेड कौन? जो डायरेक्टली अपने पावर्स डिलीगेट कर रहा है आपको। कौन? प्रेसिडेंट आपको साइन करके बताता है कि ये ज़िले का पूरा काम जो है, कलेक्टर का काम, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड करके मैं आपको पावर्स देता हूँ, अधिकार देता हूँ, और उनके थ्रू ये काम करते हैं। जब डिप्टी कलेक्टर आप एमपीसी थ्रू बनेंगे तो उसके ऊपर गवर्नर का सिग्नेचर रहेगा आपके अपॉइंटमेंट पर, उसी को हम गैजेटेड ऑफिसर बोलते हैं। और दूसरे जो डिलीगेट, दूसरों ने जिसको क्या किया? डेलीगेट किया। जैसे इन्होंने क्या किया होगा? डेलीगेट किया होगा, वो सिग्नेचर करेंगे, फिर उसको बोलते हैं हम नॉन गैजेटेड ऑफिसर। तो यहाँ तक समझ में देखो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है? अभी कलेक्टर। डिस्ट्रिक्ट कौन संभालेगा? कलेक्टर। तालुका कौन संभालेगा? और तलाठी। गांव कौन संभालेगा? एडमिनिस्ट्रेटिव। इंडिया कौन संभालेगा? प्रेसिडेंट। और स्टेट कौन संभालेगा? गवर्नर। अभी ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया पूरा। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट संभाल रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं? हेड चुन के दे रहे। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसको गवर्नमेंट ऑफ स्टेट। महाराष्ट्र है तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र।
डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे गड़बड़ है थोड़ी सी, क्यों? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में दो रीजन है, एक रूरल एरिया होता है, एक अर्बन। इसीलिए एक डिस्ट्रिक्ट में जो अर्बन एरिया है वहाँ पे गवर्नमेंट कौन करेगा बताओ? उसके लिए क्या क्या हम इस्टेब्लिश किए हैं? म्युनिसिपल कारपोरेशन, ठीक है। अब ये जब म्युनिसिपल कारपोरेशन इस्टेब्लिश करेंगे तो यहाँ पे हम हेड कौन रहेगा गवर्नमेंट का? महापौर। कौन रहेगा? महापौर, महापौर, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन काम कौन करेगा एमएनसी का? उसके लिए अलग से अपॉइंटमेंट होती है कमिश्नर। समझ में? अलग से कौन अपॉइंट होगा? कमिश्नर अपॉइंट होगा, ये चीज़ कमिश्नर है ना। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट के रूरल एरिया में कौन होता है? जेडपी, उसका हेड कौन होगा? जिला परिषद चेयरमैन, ठीक है। और इसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन संभालेगा जिला परिषद का? जेडपी का एडमिनिस्ट्रेशन। हम डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहे क्या? नहीं, किसका बोल रहे हैं? ये जो नागपुर का जो रीजन है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर में जितनी टेरिटरी आती है उस टेरिटरी का सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को काम दिए है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को काम क्या है कि ये जो बाउंड्री है कहाँ से? दिगोरी से लेकर त्रिमूर्ति नगर तक का एरिया, ये जो इतना जो सिटी एरिया है, इस सिटी एरिया में आपको दीवा बत्ती कैसी चाहिए, मतलब लाइट की अरेंजमेंट करना है, आपको स्कूल ओपन करना है, आपको पानी देना है, ये सारे काम आप खुद अपनी गवर्नमेंट बनाओ, खुद मेंबर को इलेक्ट करो, वहाँ के एक को हेड करो। हेड को किसने बनाया? हमने महापौर को। लेकिन जो महापौर ने डिसीजंस लिए उसको क्या करना पड़ेगा? इम्प्लीमेंट। और इम्प्लीमेंट जो बॉडी करती है उसी को हम क्या कहते हैं? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। और उसके लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड लगेगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन होता है? कमिश्नर। उसी तरह नागपुर छोड़कर ग्रामीण डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, अभी ये नागपुर की ये बाउंड्री होगी ना, मान लो, है ना, तो नागपुर सिटी कहाँ पे है? यहाँ पे इतना एरिया पकड़ लो, या नागपुर सिटी इतना एरिया होगा ना, बराबर है ना। यहाँ पे उमरेड है, यहाँ पे बेवापुर है, यहाँ पे हिंगना है, सावनेर है, काटोल है, कामठी है। तो ये जो स्पॉट दिख रहे वो एरिया क्या है? सिर्फ देखो उधर कौन सा एरिया है? वो सिटी एरिया। ये नागपुर का कंप्लीट टेरिटरी हो गया। लेकिन नागपुर जिला में कितनी बाउंड्री आती है? इतना जियोग्राफिकल, ये कंप्लीट जियोग्राफिकल एरिया हो गया। तो इस नागपुर को एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन करेगा? कलेक्टर चलाएगा। लेकिन यहाँ पे जो लोग रहते हैं, यहाँ पे लाखों लोग रह रहे हैं ना, हमारे नागपुर की पॉपुलेशन जो है, तो यहाँ के लिए हमने एक एमएनसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनाई है। उस एरिया के लिए सिर्फ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन चलाना पड़ेगा जो हमने डिसीजन लिए। वो काम करता है आपका कौन? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। माने अरे कहाँ गए? तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, पता है आपको। ये एक बार समझ गए कि सारी सिस्टम आपको समझ में आ जाएगी। गायब हो गया? हाँ नहीं ना? ठीक है, जाने दो, हो ही गया वैसे अपना। तो समझ गए, इतना पार्ट आपको करना है डिस्ट्रिक्ट में उस तरह से। वहाँ पे फिर रहेगा सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, नागपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर। और जेडपी जिला परिषद में कौन रहेगा? सीईओ, क्या बोलते हैं उसको? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। आपने पहले ड्रॉ किया होगा ना, चीफ एग्जीक्यूटिव जेडपी का हेड है ना, वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, ठीक है, जो हमने डिसीजन लिया उसको इम्प्लीमेंट करेगा। और ये लोग कौन होते हैं पता है? आईएएस। यहाँ पे जो भी कमिश्नर आएगा वो आईएएस, ये कॉन्स्टिट्यूशनली
है ना, कॉन्स्टिट्यूशनली दिया हुआ है कि जिला जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका जो हेड रहेगा, जो कलेक्टर रहेगा वो आईएसी रहेगा। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो हेड रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड यानी कमिश्नर, है ना, वो कौन रहेगा, आईएसी रहेगा। जिला परिषद का जेडपी का जो भी हेड रहेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, यानी हम बोलते हैं उसको सेक्रेटरी इन चीफ बोल सकते हैं, है ना, वो कौन रहेगा, आईएसी रहेगा। तो डिप्टी सीईओ कौन होते हैं, आईएएस। कमिश्नर कौन होते हैं, आईएएस। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन होता है, आईएएस। जैसे लास्ट टाइम कौन आया था कोविड के वक्त, तुकाराम मुंडे, कौन बन के आए थे, कलेक्टर थे क्या वो, कलेक्टर कोई ठाकरे थे, और म्यूनसिपल के सारे काम कौन देख रहा था, तुकाराम मुंडे। क्यों, क्योंकि तुकाराम मुंडे के अंदर नागपुर की टेरिटरी थी, लेकिन ठाकरे के अंदर क्या क्या था, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को भी वो कुछ बता सकते थे। रूरल एरिया जितना भी है, नागपुर, कामठी, जितना भी एरिया है जियोग्राफिकल, कहीं पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। तुकाराम मुंडे कहीं पे भी जाके विजिट कर सकते हैं क्या, नहीं, क्योंकि उनका टेरिटोरियल एरिया कौन सा है, सिर्फ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, नागपुर के जितना एरिया है सिटी का, जहाँ से लोग चुन के दिए हैं, इलेक्ट करके दिए हैं, उतनी ही टेरिटरी होती है। उसी तरह उमरेड है, भेवापुर है, कुही है, या फिर सावनेर है, कामठी है, ये सब किस में आएगा, नगर परिषद। किस में आएगा, नगर परिषद। तो नगर परिषद का हेड कौन रहेगा, नगर परिषद का हेड चेयरमैन है ना, नगर परिषद का चेयरमैन जो इलेक्टेड होगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव कौन रहेगा, चीफ ऑफिसर, सीओ। उसी तरह तालुका में हेड कौन रहेगा, तहसीलदार, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नर की तरह। लेकिन रूरल बॉडी गवर्निंग कौन रहेगी, नगर परिषद, पंचायत समिति। कौन रहेगा, पंचायत समिति। ठीक है, तो पैरेलली ध्यान में रखना है। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, डिस्ट्रिक्ट, मेट्रो सिटीज़। रूरल एरिया रहेगा तो जिला परिषद, तालुका है तो पंचायत समिति और नगर परिषद, और विलेज पे तो सिर्फ रूरल ही है, तो रूरल का हेड कौन होता है, सरपंच। और सरपंच को काम करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है वो होता है ग्राम सेवक। समझ गए, वो हेड कौन होता है, ग्राम सेवक। तो एक हमारा जो हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जो बात कर रहे हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तहसीलदार और तलाठी, इनको हम बोलते हैं रेवेन्यू, महसूल विभाग। क्या बोलते हैं हम इसको, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। क्या बोलते हैं हम, रेवेन्यू, महसूल विभाग, जिनके अंडर में कंप्लीट रेवेन्यू का सिस्टम है। उसी तरह डिस्ट्रिक्ट ने क्या किया है, डिस्ट्रिक्ट ने लॉ एंड ऑर्डर के लिए अलग सिस्टम बनाया है। अलग मतलब जो डेलीगेट किया है काम, उसके लिए कौन देखते हैं फिर, कौन, यहाँ का आयुक्त, पुलिस आयुक्त, कमिश्नर ऑफ पुलिस, सीपी नागपुर का। और नागपुर को डिवाइड किया है अलग अलग, कमिश्नर ऑफ पुलिस बोलते हैं ना, सीपी। अभी कौन है, ये से नाम है उनका, बहुत अच्छे ये है, अमित नहीं रे, अमितेश कुमार कुछ तो भी है ना, इसे नाम नहीं याद आ रहा है। बहुत अच्छे सीपी है, और अलग अलग जोन में डिवाइड किया है। अजनी जोन, जोन 1, नागपुर जोन 1, जोन 2, जोन 3, और उसमें कौन होते हैं, डिस्ट्रिक्ट डीसीपी है ना, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर नहीं, डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, डीसीपी है ना, वो आईपीएस, ये सारे आईपीएस होते हैं, है ना, हर जोन में। हाँ, नहीं, वो जो कमिश्नर जो बनता है सीपी है ना, कमिश्नर ऑफ पुलिस, वो सीनियरिटी के हिसाब से मिलते हैं। ये सारे आईपीएस ही रहेंगे, लेकिन बैच का फ़र्क रहेगा। अभी सीपी जो होंगे ना, कम से कम 2000 नहीं, हाँ 2000 के बैच के होंगे कम से कम। 2000 में बने हुए आईएएस, 2000 बैच के आईएएस। तो आईएएस के हिसाब ये आईपीएस। उसी तरह रेवेन्यू सिस्टम में जो रहेगा, है, हाँ करूँगा, हाँ बंद करूँगा, ठीक है, ठीक है। तो उसी तरह बंदज को बंद